अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके लिए लाए हैं हुमा वक्कास का तहरीर किया हुआ एक बेहद जज्बाती और दिलचस्प नॉवेल इश्क ऐसा हो तो। क्या बचपन की नफरत निकाह के मुकद्दस रिश्ते में बंधकर मोहब्बत में बदल सकती है? ये कहानी है मगरूर और ज़िद्दी माहिन रज़ा की, जो अपने ही कज़िन ज़ैगम हसन की तज़लील का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। लेकिन जब तकदीर इन दोनों को एक अटूट बंधन में बांधकर परदेस भेज देती है तो वहीं शुरू होता है ना ज़ब्त और बेपनाह इश्क का एक ऐसा सफ़र जो आपके दिल को छू लेगा। कैसे एक हादसा नफरत की दीवारें गिरा देता है। क्या ज़ैगम का सब माह के बागी दिल को जीत पाएगा? जानने के लिए देखिए ये मुकम्मल वीडियो और डूब जाए इस खूबसूरत कज़िन मैरिज कहानी में। इश्क ऐसा हो तो। तरमीम शुदा किस्त एक अज़ हुमा वकास अमहर, तुम कितने आराम से बैठी हो बाहर, इतनी गर्मी में वो इंतज़ार करा होगा बेचारा। नाज ने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा। वो बड़े मज़ा से च्युइंगम चबाती रही, बड़ी बड़ी आंखें शरारत से भरी हुई थी। माहा क्यों तंग करती हो उसे इतना? नाज को कभी कभी बहुत तरस आ जाता था। बदला लेती हूँ अपनी उन सारी महरूमियों का जिनको मैंने फेस किया जब से वो मेरी जिंदगी में आया है। माहा ने अपनी छोटी सी नाक ऊपर चढ़ाते हुए जवाब दिया। नाज ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। मेरा अगर ऐसा कजीन होता तो मैं तो नफरत नहीं मोहब्बत करती उससे, पागल लड़की। ओ खूबसूरत, जहर लगता है मुझे वो। माहा के माथे पर बल पड़ गए। चल अब उठ जा अल्लाह की बंदी, मुझे भी जाना है। जब वो कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो वो आग बगोला गाड़ी में बैठा था। उसने कितना जब्त किया उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था, और जब वो ऐसे जब्त करता था माहा को बहुत सुकून मिलता था। उसे वो सारे लम्हे याद आते थे जब उसने बचपन से उसे बर्दाश्त किया। वो थी सबकी लाडली, सबकी मंजूर है नजर। पर उसके आने से हर किसी की तवज्जो का मरकज वो बन गया था, दादू बाबा चाचू। फिर वो हर काम में परफेक्ट भी तो था, बहुत ज़हीन, सबका फर्मा बरदार, जी जी करने वाला। और फिर तो उसकी मिसालें उसे भी मिलने लगी थी जो उसका खून खौला देती थी। वो क्यों आया उसकी ज़िंदगी में? बड़े आराम से चलते हुए आकर वो कार में बैठी, और जितनी तेज़ी से उसने कार को दौड़ाया वो उसके अंदर जलती हुई आग को बयान करने के लिए काफ़ी था। वो आग जो उसने लगाई थी। पुरसुकून अंदाज में उसने सीट की पुश्त के साथ सर टिकाकर आंखें मूंद ली। कार की रफ्तार और टायर की चरचराहट उसके अंदर तक सुकून उतार रही थी। उसे पता था वो न तो कुछ बोलेगा और न ही उसे कुछ कहेगा, बस वो अपना गुस्सा चीज़ों पर उतारता था। उसे पता था वो ये सब जान कर रही है। गर्मी इतनी थी कि जूते के तलवे पांव झुलसा रहे थे। मामू के आगे वो कुछ बोल नहीं सकता था, नहीं वो कभी भी अपनी इतनी तजलील बर्दाश्त नहीं करता। उसकी मजबूरी ने उसे आज यहाँ ला खड़ा किया था। उसकी माँ उसकी कुल कायनात थी। उसने अपनी माँ को बहुत मुश्किल में देखा। जब से होश संभाला अपनी माँ को शौहर से लड़ते देखा। दोनों की आवाज़ों का शोर उसे सहमा देता था। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसके बाप ने सब खत्म कर दिया, और उसकी माँ जो अपने दो भाइयों की इकलौती बहन थी उसको लेकर फिर से अपने माँ बाप के दर पर आ बैठी। अचानक उसकी ज़िंदगी ने रुख मोड़ लिया था। वो चुप, उसकी वो बर्दाश्त उसकी शख्सियत का खास बन गई थी। सब ने बहुत प्यार दिया, वो सब भूल भी जाता अगर माँ की शदीद नफरत उसे हर लम्हा तकलीफ न देती। आज भी वो ये सब उसको तकलीफ देने के लिए ही कर रही थी। माहिन रज़ा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, सबकी लाडली थी। दादा दादू बाबा मम्मा चाचू सबकी हर वक्त प्यार और लाड में रहती भी क्यों न, एक तो इस घर का पहला बच्चा थी और ऊपर से वो प्यारी ही इतनी थी कि उससे लापरवाही बरतना मुमकिन भी नहीं था। पर जब वो उसकी ज़िंदगी में आया सब उसे भूलने लगे थे। वो ज़ैगम हसन था जो हर तरह से उससे आगे था। वो दादू जो उसके लाड उठाती थी अब हर वक्त ज़ैगम को सीने से लगाकर रोती रहती, और तो और बाबा उसको इतना प्यार करते। चाचू ने अब उसके बजाय ज़ैगम के साथ खेलना शुरू कर दिया था। वो 7 साल की थी जब वो 10 साल की उम्र में आया और उसका सारा प्यार छीन लिया। उसे ज़ैगम से ची और नफरत होने लगी थी, और वो उससे अपनी नफरत का इजहार करने में कोताही भी नहीं बरतती थी। वो उससे खिलौने छीन लिया करती थी। दादू की गोद में बैठा होता तो उसे धक्का दे देती। ये मेरी दादू हैं, तुम्हारी कुछ नहीं लगती नानू। फिर इस तरह वो कोई लम्हा भी ऐसा नहीं जाने देती थी जिसमें उसको ये एहसास न दिलाए कि ये उसका घर नहीं है। ज़ैगम हसन जिंदगी के रुख बदलने पर वो जब अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल में आया तो उस वक्त उसकी उम्र 10 साल थी। वो सहमा हुआ सा बच्चा जब वो यहाँ आया, एक टूटा हुआ बच्चा, एक अजनबी घर जिसमें पहले कभी कभी वो मेहमान की तरह आया करता था। तब उसे वो नजर आई, बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम सी गुड़िया। उसे वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो उससे इतनी ही नफरत करती थी, उसे तंग करती थी, जिसे वो चुपचाप सह जाता था कि उसे उस पर गुस्सा आने के बावजूद भी वो उसे जवाब नहीं दे पाता था। वो उन एहसासात को लफ्ज़ों की शक्ल देकर कागज़ों पर उतार देता था। गम, गुस्सा, दुख, प्यार, उसके सब एहसासात की गवाह उसकी डायरीज होती थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? माहा को मूवी देखते हुए भूख लगी तो वो किचन में खाने की तलाश में आई थी जब सबा उसके सर पर आ खड़ी हुई। ममा, आपने तो जान निकाल दी थी मेरी। उसने बेसाख्ता सीने पर हाथ रख कर अपने हवास बहाल के। तुम्हारे बाबा कुछ बेचैनी महसूस कर रहे थे, उनके लिए पानी लेने आई हूँ। क्या हुआ बाबा को? वो रज़ा कमरे की तरफ दौड़ी। बाबा क्या हुआ? वो बेचैनी से उनकी तरफ बढ़ी।
वो बेड पर लेटे अपने सीने को हाथ से सहला रहे थे। माँ बेटा तुम जाग रही हो क्या? ये तुम्हारी मम्मा ने परेशान कर दिया तुम्हें? बाबा मैं जाग रही थी। चले आप तैयार हो जाए जल्दी से, मैं चाचू को उठाती हूँ, वो तेजी से कहती हुई मुड़ने लगी। जब रज़ा ने उसे रोक दिया, माँ कुछ भी तो नहीं हुआ बेटा, वो बस बदहज़मी है, अभी मेडिसिन लूंगा ठीक हो जाऊंगा, तुम इधर आओ बैठो मेरे पास। उन्होंने बेड पर अपने साथ जगह बनाते हुए उसे इशारा किया। क्या हुआ बाबा? वो परेशानी से उनके पास बैठ गई। डॉक्टर के पास न जाने की बात की नाराजगी उसके चेहरे पर साफ जाहिर थी। तुमसे एक बात करनी थी। उन्होंने उसे अपने बाजू के हिसार में लिया तो माँ ने उनके कंधे पर लाड से सर टिका दिया। मैं चाहता हूँ अब तुम्हारी शादी कर दूँ। उन्होंने अपने खुश्क होते होंठों को भींचकर तकलीफ को कम करते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। माँ ने एक झटके से सर उठाया। बाबा, उसने उनके चेहरे के सामने अपना चेहरा किया। वो हल्का सा मुस्कुरा दिए। हाँ और मैं चाहता हूँ जैगम से तुम्हारी शादी हो जाए, उन्होंने थोड़ा रुकते हुए कहा, क्योंकि घर का हर शख्स जैगम से उसकी नफरत के बारे में जानता था। वो उछलकर एक तरफ हुई। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? बेसाख्ता उसका लहजा तल्ख हुआ, गुस्सा उसकी आंखों से झलकने लगा। माँ बचपना छोड़ दो, अब बेटा जैगम बहुत अच्छा बच्चा है। सबा ने रजा साहब की बात की तायद की, जो अभी पानी का गिलास थामे कमरे में दखल हुई थी। मम्मा आप तो चुप करे ना, उसका पारा चढ़ गया था उनकी बेतुकी बात सुनकर। बाबा मैं जैगम से शादी हरगिज नहीं करूंगी, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैंने साफ साफ कह दिया है, अब कोई भी मुझसे इस बारे में बात न करे। वो पांव पटकती कमरे से बाहर निकल गई। रजा ने सबा की तरफ देखा और सबा ने ऐसे कंधे उचकाए जैसे कह रही हूँ, मैं तो पहले से ही जानती थी वो नहीं मानेगी। वो सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतर रहा था जब अचानक वो सामने आई। रुको, वही जहर खंदा लहजा। जैगम उसकी तरफ बिना देखे रुक चुका था। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं जो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, तुमसे शादी करूंगी, है ना? हाँ, तेजी से बोलते हुए उसने नागवारी से उसकी तरफ देखा। जैगम की रगें जब्त से तन गईं। क्या बकवास कर रही हो? वो इतना ही कह सका था कि माँ फिर से उसकी बात काटते हुए बात शुरू कर चुकी थी। तुम्हारे पास है ही क्या? हमारे टुकड़ों पे तो पल रहे हो। मैं जहर खाकर मरना पसंद करूंगी, पर तुमसे। उसने उंगुश्त उसकी तरफ उठाते हुए कहा। जैगम के माथे पर बल पड़ गए। एक मिनट एक मिनट, अपनी बारो आवाज में उसने सख्ती से हाथ का इशारा करते हुए उसका रास्ता रोका। कनपटी की रगें तन गई थी, चेहरे की रंगत सुर्ख हो रही थी। माँ को मजा आ गया उसकी ये हालत देखकर। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? गुस्से में उसकी आवाज और भारी हो गई थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा सोचना भी गवारा नहीं करता। वो सुर्ख आंखें उस पे गाड़े खड़ा था। वो इसी वक्त पलटा और वापस सीढ़ियां चढ़ गया। मम्मा मम्मा, वो चीख रहा था जब जारा कमरे से बाहर आई। क्या बात है बेटा? उन्हें तो पहले से ही जैगम के गुस्से से बहुत डर लगता था। उनका एक ये बेटा ही तो उनकी कुल कायनात थी। मम्मा ये माँ क्या कह रही है? किसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? अपनी तजलील पर गुस्से से उसकी आवाज कांप रही थी। जारा एकदम से परेशान हुई। नहीं बेटा, ऐसे बात नहीं है, ये तो तुम्हारे मामू की ख्वाहिश है बस। क्या क्या हो गया है आप सबको? उसने सर पर तस्सुफ हाथ मारा। अंदाज ऐसा था जैसे उन सब की जहनी हालत पर शक हो। तुम्हारे मामू ने ही उससे बात की होगी कोई। जारा ने अंदाजा लगाया। आप सब जानते हैं न कि वो कितनी नफरत करती है मुझसे। फिर ये किस तरह का मजाक हुआ? वो दांत पीसते हुए चला रहा था। जारी है, इश्क ऐसा हो तो तरमीम शुदा किस्त दो अजमहर अली बेटा, बच्ची तो है, वो बचपना करती है, गुस्सा मत किया करो। जारा हमेशा उसे ऐसे ही कहकर बहला देती थी और वो अपना गुस्सा पी जाता था, अपनी हर तदलील पर सब्र कर लेता था। वो हमेशा की तरह गुस्से से पास पड़ी कुर्सी को टांग मारते हुए बाहर निकल गया। या क्या तुम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो? माँ के अल्फाज उसके सर पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। सिगरेट का धुआं उसके गिर्द मरगुले बना रहा था। कब कब कहाँ कहाँ उसने जैगम के दिल को छलनी नहीं किया था। वो उससे नफरत नहीं करना चाहता था, लेकिन वह एक मर्द था। तजलील को सहना आसान नहीं होता। उसका दिल अक्सर यह चाहता कि वो माँ के उन कड़वे जुमलों के जवाब में उसका मुंह तोड़ दे, पर वो जब्त करता उन लोगों के लिए जो उससे प्यार करते थे, माँ को प्यार करते थे। सब घर वाले उसे बच्ची कहते थे और उसकी सारी हरकतों को उसका बचपना समझते थे। जैगम को उसके हालात ने वक्त से पहले समझदार और बड़ा बना दिया था, और फिर सबने भी उसको बहुत बड़ा बनाने और जिम्मेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। समंदर की साहिल पर फड़फड़ाती हवा उसके अंदर जलती नफरत की आग को हवा दे रही थी और वह सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। वह आज भी एक नाकाम इंटरव्यू देकर वापस लौटा था। मामू रजा ने उसे उसकी जिद की वजह से 1 माह का वक्त दिया था कि अगर उसे अच्छी जॉब मिलती है तो ठीक है, वरना वो उनके साथ बिजनेस में आएगा। वो अब मामू के और एहसानात से बचना चाहता था, इसीलिए मुलाजमत तलाश कर रहा था। बाइक खड़ी करने के बाद लान के पास से गुजरते हुए वह हमेशा की तरह सर झुकाए अंदर जा रहा था। लान में उधम मचा था। माहा अशर और असद के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अशर और असद रजा से छोटे अहमद मामू के बेटे थे। माहा का सर चढ़ना इस सूरत में भी बनता था
وہ گھر میں صرف ایک لڑکی تھی، باقی سب لڑکے تھے۔ وہ ناز نخروں والی تو تھی ہی، ساتھ ساتھ لڑکوں کے تمام کھیل کھیلنے کی شوقین تھی۔ بیگم نے ایک سرسری نگاہ لان کے منظر پر ڈالی۔ وہ اپنے معمول کے حلیے میں تھی، گردن تک کٹے ہوئے چھوٹے بال، چھوٹی سی سیاہ شرٹ کے ساتھ تنگ نیلی جینز۔ دراصل اس کا یہ حلیہ بھی اس کی بیگم سے نفرت کے مرہون منت تھا۔ جب ماہا کو زارا کی زبانی اس بات کا علم ہوا کہ بیگم کو لڑکیوں کے لمبے بال پسند ہیں، بس اسی دن سے اب تک اس نے اپنے بال کبھی کندھے سے نیچے نہیں جانے دیے تھے۔ اور اسد سے اس بات کا علم ہوا تھا کہ بیگم کو پینٹ شرٹ میں ملبوس لڑکیاں بالکل نہیں پسند، تو تب سے محترمہ اسی طرز کے کپڑوں میں زیادہ تر نظر آتی تھی۔ اسد کی نظر بیگم پر پڑی تو اس نے کتنی آوازیں دیں کہ وہ بھی ان سب کے ساتھ مل کر کرکٹ کھیلے، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے ہی ان کو منع کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بیگم اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کرکٹ کیوں کھیلتی ہے۔ اسے لڑکیوں کا کرکٹ کھیلنا بالکل ناپسند تھا، اور وہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتی تھی۔ بچپن میں بہت دفعہ جان بوجھ کر اس کے منہ پر باؤنسر بھی مار چکی تھی۔ وہ چپ چاپ سیٹیاں چڑھتا اپنے پورشن میں آ گیا۔ بیگم پہلے بھی بہت کم اس کا سامنا کرتا تھا، کیونکہ اس کے زہر کھندہ نفرت سے بھرے جملے اسے اندر تک چھلنی کر دیتے تھے، اور اس دن کی تذلیل کے بعد تو وہ بالکل ہی کترا کے گزر جاتا اور نیچے بھی بہت کم آتا تھا۔ وہ ٹیرس پر نکل کر چھپ کے سگریٹ پی رہا تھا جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ جلدی سے سگریٹ کو نیچے پھینکا، چیونگم منہ میں رکھی، دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، زارا دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ بیگم، تمہاری مومانی تمہیں نیچے بلا رہی ہے، ان کی بات سن لو۔ جب وہ انہیں آواز لگاتا ہوا کچن میں داخل ہوا تو یک لخت نگاہ سامنے اٹھی۔ ماہا کچن میں موجود کرسی پر براجمان تھی، وہی لوز ٹی شرٹ، ٹراؤزر، بائے کٹ بال۔ وہ داخل ہوا تو ماہا کی آنکھیں انوکھی سی شرارت سے چمکنے لگیں۔ بیگم بیٹا، باقر کے ساتھ جاؤ، ذرا یہ سامان لے کر آنا ہے، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ماہا کو دیکھنے تو اسے پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی کچھ کا کچھ اٹھا لائے گا۔ صبا بڑی عجلت میں اسے لسٹ پکڑاتے ہوئے حکم صادر کر رہی تھی۔ مما، اسے یہ بھی تو بتائے وہ ساری فیملی کینیڈا سے آ رہی ہے، ماہا نے گازر ہاتھ میں گھماتے ہوئے غرور سے کہا۔ بیگم نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، لاپرواہی سے لسٹ صبا کے ہاتھ سے پکڑی اور باہر نکل گیا۔ ماہا، باز آ جاؤ تم، کیوں اس شریف انسان کی جان کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ صبا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈپٹا۔ کیوں باز کیوں آؤں؟ اس کی ایسی ضبط کرتی ہوئی صورت دیکھ کر میری روح کو سکون ملتا ہے، تڑاک سے جواب دیتی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے وہ اچھا نہیں لگتا تھا، اس کی خوشیوں کا قاتل نفرت ہوتی تھی اسے جب ہر کوئی اسی کی طرف داری کرتا تھا۔ آخر کو اس نے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ رضا کی بہت خواہش تھی کہ اس کی اکلوتی بیٹی کی شادی اس کے لاڈلے بھانجے سے ہو جاتی، لیکن وہ بھی ماہین رضا تھی، اس نے ہمیشہ سے اپنی کی تھی۔ وہ ہاتھ جاڑتی کچن سے باہر نکل گئی، اور صبا اس کی عقل پر افسوس کرتی سر کو تأسف سے ہلا رہی تھی۔ احمد کی فیملی کو ماہین بہت پسند آئی تھی، آتی بھی کیوں نہیں، وہ پیاری ہی اتنی تھی۔ دودھیا رنگت، لمبا قد قاد، بھرے ہوئے گال، تیکھی چھوٹی سی ناک، گداز سراپا جو کسی کے بھی ہوش اڑا دے۔ بہت جلد سب کچھ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ ماہا بھی بہت خوش تھی، ان لوگوں کو باہر جلدی واپس جانا تھا، اس لیے شادی جلدی چاہتے تھے، سو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ دن رات بازار کے چکر، بیگم، اسد اور اشر کی تو گھوم گئے تھے، ان کے گھر کی پہلی شادی تھی۔ رضا اور احمد کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتے تھے، اسے تو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا، پر ایک انجان سی خلشتی تھی۔ سگریٹ کا دھواں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ماہا کو اس کے وجود سے نفرت تھی، اس نے اپنی ساری زندگی اس سے نفرت کرنے کے علاوہ کیا ہی کیا تھا، اور آج بیگم جو اس کے چلے جانے سے عجیب احساسات نے گھیرا ہوا تھا، وہ خود اپنی اس حالت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ اتنا خوبرو تھا کہ شہزادے بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائیں۔ اس کی گہری آنکھوں کے اوپر گھنی مڑی ہوئی پلکیں، ہلکی سی سانولی رنگت، لمبا قد اور مضبوط جسم۔ اس کی یونیورسٹی میں لڑکیاں اس کی ایک جھلک نظر آ جانے پر آہیں بھرنے لگتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ خود کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اس کے غصے سے ہر کوئی گھبراتا تھا۔ وہ بلا کا سنجیدہ، بہت کم گو اور ذہین طالب علم تھا، لیکن دنیا کی شاید یہ واحد لڑکی تھی جسے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اب وہ ٹیرس کی ریلنگ سے لگا، لان میں کہکہے لگاتی اور مہندی لگاتی لڑکیوں کے بیچ بیٹھی ماہا کو دیکھ رہا تھا۔ پیلا جوڑا اس کی دودھیا رنگت پر جچ رہا تھا، وہ ایک نازک زرد پھول لگ رہی تھی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھنے میں محو تھا جب اچانک ماہا نے اوپر دیکھا۔ وہ گڑبڑا کر پیچھے ہوا، کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے اپنی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کو ایسے دیکھ رہا تھا؟ منتشر ذہن کو جھٹکا اور ایک دم سے بیڈ پر ڈھہ گیا۔ مما، مما کہاں پہ؟ وہ خوشی سے چہک رہا تھا۔ اوپر اپنے پورشن میں آ کر وہ زارا کو کمروں میں تلاش کرتے ہوئے پرجوش لہجے میں پکار رہا تھا۔ زارا ہاتھ پہنچتی ہوئی کچن سے نکلیں تو اپنے بیٹے کے چہرے پر برسوں بعد اتنی خوشی دیکھ کر حیرت خوشی کے ملے جلے تاثر لی آگے بڑھی۔ مما، مجھے دبئی کی کمپنی سے کال آئی ہے، میری جاب ہو گئی ہے، انٹرنیشنل کمپنی ہے، بہت اچھا سیلری پیکیج ہے۔ وہ پرجوش لہجے میں ساری تفصیلات دیتے ہوئے زارا کو گول گول گھما رہا تھا، اور وہ اس کی خوشی میں سرشار ہو رہی تھی۔ اپنے ماموں کو بتایا؟ زارا کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ جی جی بالکل، سب سے پہلے ان کو ہی بتایا ہے، ماموں بہت خوش ہیں، پر ایک اصرار کیا ہے انہوں نے۔
वह लबों को सिकोड़ते हुए अफसुर्दगी से गोया हुआ और काउच पर बैठ गया। ज़ारा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। मामू चाहते हैं मैं माहा की शादी के बाद जाऊं। उसने कुशन को उठाकर गोद में रखा और दिलगीर लहजे में रजा की फरमाइश के बारे में बताया। हाँ तो ठीक ही तो कह रहे तुम्हारे मामू। रुक जाओ, शादी में बहुत काम भी होंगे। ज़ारा ने लाड से उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को और बिखराते हुए कहा। उसने माँ का हाथ पकड़कर चूम लिया। ठीक है, सिर्फ आपके लिए और मामू के लिए रुक रहा हूँ। आज शादी का दिन था। माहा दुल्हन बनने के लिए पार्लर जा चुकी थी। अब सबको भी मैरिज हाल पहुंचना था। वह सब तैयारियों में लगे थे जब एक लड़की बडीत में गाड़ी से उतरी और इधर उधर देखती हुई तेजी से रजा की तरफ बढ़ी। मैं अहमद की वाइफ हूँ। आप लोगों को वह लोग धोखा दे रहे हैं। प्लीज आप लोग इनके चुंगल से बच जाएं। वो रोते हुए सारी हकीकत बयान कर रही थी और रजा लड़खड़ा गए। पास खड़े अहमद ने बमुश्किल उनको संभाला। पल भर में सब खत्म हो चुका था। वो लड़की सारे सबूत और तस्वीर दिखा रही थी। रजा को हार्ट अटैक आया था। सब खत्म हो गया था दुल्हन के जोड़े में। वहां अस्पताल के बेंच पर साकित बैठी थी। उसकी आंखों से बस आंसू रवां थे। सबा का रो रो कर बुरा हाल था। ज़ारा उसे अपने बाहों में थामे हौसला दे रही थी। डॉक्टर जैसे ही इंतहाई निगाहदाश्त के कमरे से बाहर आए, अहमद और जैगम तेजी से डॉक्टर की तरफ बढ़े। अब वो खतरे से बाहर हैं। एक वक्त में एक शख्स अंदर जाए और ज्यादा बात न करे। आप लोगों में से माहा कौन है? डॉक्टर ने तफसीलात देते हुए अचानक निगाह सबकी तरफ उठाकर सवाल किया। माहा बर्क रफ्तारी से अपनी जगह पर से उठी। रजा साहब आपको अंदर बुला रहे हैं, पहले आप जाए। माहा डॉक्टर की बात मुकम्मल होने से पहले ही तेजी से कमरे की तरफ बढ़ी। अपने बाबा को पल भर में इस हालत में देखकर उसकी हिचकी बंद गई। बाबा जैसे ही रजा ने आंखें खोली, वो फूट फूट कर रो दी। वह तकलीफ में भी मुस्कुरा दिए। अपनी शादी वाले दिन कौन रोता है पगली? माहा ने चौंक के उनकी तरफ देखा। बाबा मेरी शादी? हाँ तुम्हारी शादी जैगम के साथ। उन्होंने उसका हाथ अपने कांपते हाथों में लेते हुए नकाहत से जवाब दिया। माहा करंट खाकर पीछे हुई। रजा के हाथ में रखा, हाथ एक झटके से पीछे खींच लिया। इश्क ऐसा हो तो तरमीम शुदा किस्त 3 अजमहर अली माहिन रजा वल्द रजा अशहद आपको जैगम हसन वल्द हसन अहमद से निकाह कबूल है। ये अल्फाज अब तीसरी दफा उसे सुनाई दे रहे थे। वह साकिन अस्पताल के बेंच नुमा बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी। एक मजबूर बाप की मोहब्बत के आगे जेर दुल्हन बेटी, जिसकी जिंदगी पल भर में क्या से क्या होने जा रही थी। वह जिसने कभी भूल कर भी यह सोचना गवारा नहीं किया था कि वह कभी जैगम की बीवी बनकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी की अहम रुकन बन जाएगी। आज वही मगरूर माहिन रजा जैगम हसन की जिंदगी का अहम हिस्सा बनने जा रही थी। माहा बेटा बोलो। रजा की नकाहत भरी कांपती हुई आवाज खामोशी में उभरी तो वह चौंकी, झुकी निगाह उठाई और उनकी तरफ देखा। रजा की आंखों में बेबसी थी, ख्वाहिश थी। एक ऐसा बाप जिसकी सिर्फ एक औलाद हो और वह भी बेटी, जिसकी शादी के दिन उसकी बारात न आई हो, जिसको अपनी जिंदगी का कोई भरोसा न हो। वह यूं ही बेबस हो जाता है। उन्हें जैगम पर पूरा भरोसा था और अब तो ये हालात अल्लाह के पैदा करता थे। रजा की आंखों की बेबसी पर वो नम आंखों को मीच गई और फिर घुटी सी आवाज कमरे में गूंज गई। कबूल है। बम ही तो था जो ज़ारा ने उसके सर पर फोड़ा था। वह हैरान ही तो था, वो कैसे मान गई है ये बात। निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त तक बस एक ही बात उसे हैरान और परेशान कर रही थी। हालात ऐसे थे कि वो अपने दोनों मामू और अपनी माँ का हुक्म किसी सूरत नहीं टाल सका था। तो माहिन रजा, कुदरत को तुम्हारी हार ही मंजूर थी। तुम्हें मेरे जैसे कंगले की ही बीवी बनना था। निकाह की दुआ के बाद उसने गहरी सोच में डूबे आहिस्तगी से अपने मुंह पर हाथ फेरा। सफेद कमीज शलवार में बिखरे से बाल लिए वो अफ्ताह के घोड़े पर सवार वो शहजादा था जिसे बिना चाहे सब कुछ मिल गया था। रजा अशहद 3 दिन बाद डिस्चार्ज होकर घर वापस आए थे। जैगम भी उनके साथ आज ही घर आया था। अस्पताल में दिन रात वो उनके साथ होता था। इस वक्त सब लोग रजा के कमरे में मौजूद थे, जहाँ बेड पर रजा नीम दराज थे और माहा उनके सीने से लगी मुसलसल रोए जा रही थी। जैगम ने कनखियों से उसकी तरफ देखा। रो रो कर उसकी आंखें सोजिश ज़दा थी। वो इस हालत में भी बेहद हुसैन लग रही थी। निकाह के बाद आज वो उसे इतने गौर से और हक से देख रहा था। वो बेसाख्ता इस जालिम हसीना को देखने इतना गुम था कि एहसास ही नहीं हुआ असद उसे कब से नोट कर रहा है। एहसास तो तब हुआ जब असद ने जोर से उसके कंधे से अपना कंधा टकराया। जैगम ने स्पटा कर उसकी तरफ देखा तो असद ने शरारत से मुस्कुराते हुए आंख का कोना दबा दिया। असद के चोरी पकड़ लेने पर वो अब गड़बड़ा कर सबको देख रहा था। मुबादा किसी और ने भी ये सब नोट किया हुआ, लेकिन सब रजा और माहिन की तरफ देखने में मगन थे। जैगम बेटा इधर आओ मेरे पास। रजा ने जैगम को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया तो वह सर झुकाए आहिस्तगी से बेड की तरफ की बढ़ा। माहा उनकी दाईं तरफ बैठी थी और वो बाई तरफ बैठ गया। रजा ने आहिस्तगी से जैगम का हाथ अपने हाथ में लिया, मुस्कुराते हुए शाइस्तगी और मोहब्बत से देखा। जैगम ने फौरन उनकी मुस्कुराहट का जवाब अपनी मुस्कुराहट से दिया। अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, बेफिक्र रहे मामू, आपकी बेटी को पूरे दिल से अपनाया है। वह यूं ही मुस्कुरा रहा था जब रजा ने उसका हाथ माहा के हाथ में दे दिया। दोनों को जैसे एक साथ बिजली कौन जाने जैसा एहसास हुआ। माहा हैरत से अभी यह सब देख ही रही थी जब रजा ने जैगम की खुली हथेली में माहा का हाथ रखने के बाद जैगम के हाथ को बंद कर दिया।
वो جو ابھی اس سب کو بس سمجھ ہی رہی تھی اب چہرہ غصے میں سرخ ہونے لگا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ بیگم کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اب بار بار ہاتھ چھڑانے کی ناکام سی کر رہی تھی، جبکہ رضا ان دونوں کو نصیحت کرنے میں مصروف تھے اور باقی سب نفوذ بھی ان کی طرف متوجہ تھے۔ ماہا نے دانت پیستے ہوئے ناک پھلا کر ناگواری سے بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے سے ہی اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ساکن ہوئی۔ بیگم کی گہری آنکھوں میں کیا کیا تھا جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسناہٹ دوڑ گئی؟ بدلہ ہر تدلیل کا۔ اس کا دل دھک سا رہ گیا۔ کیا اب یہ اپنی ہر تدلیل کا بدلہ لے گا مجھ سے؟ اف اف خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ سرخ چہرہ ایک دم سے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ ماہین رضا، اب یہ ہاتھ قسمت نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، ایسے تو نہیں چھوڑوں گا۔ بیگم کے لبوں کی معنی خیز مسکراہٹ سامنے بیٹھی ماہا کی حالت اور ابتر کر رہی تھی۔ اس کا نرم گداز سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں گم تھا۔ بیگم کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی کہ تکلیف سے ماہا کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور پھر وہ ایک دم سے رونے لگی۔ بیگم نے گڑبڑا کر ہاتھ کی گرفت ختم کی۔ سب لوگ ماہا کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور وہ ہچکیوں میں روتی ہوئی ایک بار پھر رضا کے سینے سے جا لگی۔ کمرے میں اس کے ایسے رونے سے خاموشی چھا گئی۔ سب جانتے تھے کہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب یہ مانتے تھے کہ وہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں کرتی تھی۔ بیگم جیسا انسان مل جانا اس کی خوش قسمتی تھی اور سب کو بیگم پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ بہت جلد اس کی نفرت کو محبت میں بدل لے گا۔ بابا، میں بیگم کے ساتھ ہرگز دبئی نہیں جاؤں گی۔ ماہا کی چیختی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ تو اس دن سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور بابا چاہتے تھے کہ وہ بیگم کے ساتھ رخصت ہو کر دبئی چلی جائے۔ بابا کے اس فیصلے پر اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ وہ جسے اپنے گھر میں وہ برداشت نہیں کرتی تھی، اب اس کے ساتھ دبئی میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو یہ سب سوچ کر ہی دہل گئی تھی۔ بے چارگی سے رضا کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیگم کے ساتھ چلی جائے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی رضا کے کمرے سے نکلی تھی۔ صبا فون اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلیں اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی عقب سے صبا کی آواز پر قدم تھم گئے۔ ماہا، فضول کی ضد چھوڑ دو بیٹا، تمہیں پتہ ہے نہ تمہارے بابا کو کوئی سٹریس نہیں دے سکتے ہم۔ صبا بہت نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس نے بے چارگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ صبا نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ ماہا، بیگم بہت اچھا نیک بچہ ہے۔ صبا کی آواز زہر کی طرح اس کے کانوں میں گھل رہی تھی۔ یہی تو وہ جملہ تھا جس سے اسے نفرت تھی۔ بیگم، وہ بیگم یہ۔ اس نے ناگواری سے خود کو صبا سے الگ کیا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ایئرپورٹ پر وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ گھر کے تقریباً نفوس ان کے ہمراہ انہیں الوداع کہنے آئے تھے، جن میں وہ اس کے برابر کھڑا یوں مسکرا رہا تھا جیسے کوئی جنگ فتح کر چکا ہو۔ ماہین رضا، اب رونے کی باری تمہاری ہے۔ اسے وہ سارے لمحے رات بھر یاد آتے رہے تھے۔ ماہا کی اکڑ، اس کا غرور، اور اب جس دن سے ان کا نکاح ہوا تھا تب سے وہ اس کے سامنے تک نہیں آئی تھی اور آج مجبور اور لاچار اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ سفر کے دوران دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ ایک نفس کے چہرے پر ناگواری اور بیزار پن تھا، جبکہ دوسرے کے چہرے پر برسوں بعد سکون تھا، طمانت تھی۔ بیگم نے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نشست کی پشت سے ٹکا دیا۔ عشق ایسا ہو تو ترمیم اور اضافہ شدہ کس چارز مہر علی۔ جب ہما وقاص بیگم فلیٹ کی چابی لے کر واپس آیا تو وہ فلیٹ کے آگے بنی لمبی راہداری میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ایک زہر کھندہ نگاہ اس کی طرف اچھالی۔ بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئے بنا دروازہ کھول رہا تھا۔ چلو، کھل گیا دروازہ، بیگم بنا پیچھے دیکھے کہتا ہوا فلیٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اب ارد گرد دیکھتی ناگواری سے بھوے سکوڑے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ چھوٹا سا لاؤنج جس میں اوپن کچن تھا۔ لاؤنج میں ٹی کے سامنے 2 سنگل کاؤچ سجے تھے اور ان کے سامنے چھوٹی سی شیشے کی میز۔ لاؤنج میں سے ہی ایک عدد بیڈ روم کا دروازہ کھل رہا تھا۔ ماہا یوں ہی جائزہ لیتی بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیگم اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا اور پھر شاید واش روم میں گھس گیا تھا۔ بیڈ روم میں ایک سنگل بیڈ سے تھوڑا سا بڑا بیڈ تھا۔ سامنے دیوار پر آئینہ نصب تھا جس کے آگے ایک لکڑی کا میز رکھ کر اسے سنگار میز کی شکل دی ہوئی تھی۔ لاؤنج کی طرح کے ہی ایک سنگل کاؤچ کا ایک پیس ادھر بیڈ روم میں سجا تھا۔ ایک دم سے ماہا کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ گھوم گھوم کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ رکی، ایک دفعہ پھر سے غور سے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ صرف ایک بیڈ، کوئی پورا صوفہ تک نہیں۔ سیریسلی، خود کو مخاطب کرتے ہوئے حیرت سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور بیگم باہر آیا۔ سونا کیسے ہے؟ وہ شرٹ کے بازو نیچے کر رہا تھا جب ماہا نے انتہائی بدتمیزی سے چیختے ہوئے سوال کیا۔ بیگم نے ایک اچٹتی نگاہ پورے کمرے پر ڈالی اور فوراً اس کا چیخنا سمجھ میں آ گیا کہ یہیں پر غالباً اسے سونے کے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سو جاؤں گی۔ تم کہاں سو گے؟ ماہا نے بھویں اچکاتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نکاح کے دن کے بعد سے لے کر اب تک میں یہ ان کی آپس میں پہلی اور لمبی گفتگو تھی۔ اس سے پہلے تو ایئرپورٹ سے یہاں تک ہوں، وہاں سے کام چلا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ کہاں؟ میں بھی یہیں سوؤں گا۔ بیگم نے ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بڑے مصروف اور بلا کے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ تنک کر پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی۔
दिमाग फटने की हद तक आ गया था। क्या मतलब तुम्हारा? तुम कहीं और लेटोगे? हाथ को हवा में उठाते हुए अपने मखसूस तल्ख लहजे में उसकी बात की नफी की। जैगम ने भवें सिकोड़ कर बगौर उसकी तरफ देखा। तो मैडम किस सोम में जी रही हैं? ये इनका घर है जहाँ मुझ पर हुक्म चलाती रहेंगी। क्यों मैं और कहीं क्यों जाऊँ? क्योंकि यहाँ मैं सोने वाली हूँ। तो तुम कहीं और सोओगे? बड़े रौब से हुक्म सादिर किया। उसके ही घर में खड़ी उस पर हुक्म चलाती वो उसे तपा गई। आखिर को वो उसे समझती क्या थी? एक्सक्यूज मी, तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा घर है। जैगम ने उंगुश्त हवा में उठाते हुए रौब से कहा। मिसेस, एक बात गौर से सुन लो ना, तो अब ये तुम्हारा घर है और न मैं अब तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा हूँ, इसलिए मैं तो यहीं बेड पर लेटूंगा। तुम अपना इंतजाम कर लो। दांत पीसते हुए बात मुकम्मल करने के बाद वो इत्मीनान से मुड़ा और बेड पर जाकर लेट गया। माँ ने तिलमिलाकर उसकी तरफ देखा, जो ढीठों की तरह अब बेड पर चित लेटा था। दिल किया आगे बढ़े तकिया उसके मुंह पर रखे और सांस बंद कर दे। इस जालिम इंसान की तो आते ही उसने जुल्म शुरू कर दी थे। पहले पहल तो खड़ी उसे घूरती रही कि शायद वो एहसास करके उठ जाएगा और कहेगा चलो लेट जाओ तुम, मगर जब उसे टस से मस ना होते देखा तो वो घबरा गई। उसका ऐसा अंदाज तो कभी नहीं देखा था। वह लब कुचलते हुए इर्द गिर्द का एक दफा फिर से जायजा लेने लगी। सिंगल काउच, वो भी ऊंचे बाजू वाला, जिस पर सोना बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन था। ठीक है, तुम्हारे साथ सोने से ज्यादा बेहतर है मैं जमीन पर सो जाऊं, वो पैर पटकती ऊंची आवाज में बड़बड़ाती हुई बात में घुस गई। जैगम ने गर्दन घुमाकर बाथरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। ये तो शुरुआत है। मैडम अक्ल न ठिकाने लगा दी तो बात करना, पुरसुकून अंदाज में सोचते हुए करवट ली। माहम बाहर निकली तो वही नागवार लिबास सेब तन किया हुआ था। ढीली ढाली से ऊंची टी शर्ट और ट्राउजर, उसका लिबास देखते ही जैगम के पुरसुकून चेहरे के जाविये बदल गए। वो गर्दन को ऊंचा करती उतरा कर आगे बढ़ी। तुम क्या समझते हो जैगम? हसन, तुमने मुझे जेर कर लिया। माहीन को जेर कर लिया हनहा? हाँ, कभी नहीं, भूल है तुम्हारी। मैं तुम्हें तंग ही इतना करूंगी कि तुम मुझे खुद छोड़ोगे और सबके सामने बुरे भी तुम ही बनोगे। देखना तुम क्या हालत करूंगी तुम्हारी। वह दिल ही दिल में अपनी हार को तस्लीम न करती हुई कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ी और वहां से 2 अदद चादरें लेकर वापस पलटी। जैगम चोर निगाहों से उसी नकल व हरकत को जांच रहा था। वो बड़े जोम से गर्दन अकड़ा एक चादर को नीचे बिछा कर दूसरी को ऊपर तान कर फर्श पर चित लेट गई। गुस्सा और जोम इतना था कि सख्त फर्श पर लेटना जैगम के साथ लेटने से ज्यादा बेहतर लग रहा था। दुबई रेगिस्तान ही है, सुना है निचले फ्लोर पर, यहाँ तो जमीन पर सांप आम घूमते हैं और घरों में भी घुस आते हैं। वो चादर को चेहरे तक ताने लेटी थी जब जैगम की आवाज खामोश कमरे में गूंजी। माँ ने पट से बंद आंखें खोली। वो बड़े मजा से दोनों बाहों को फोल्ड किए सर के नीचे रख कर लेटा हुआ था। लबों पर अब मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। जैसे ही जैगम की बात पर गौर किया, उछल कर उठी बैठी और इर्द गिर्द खौफ से निगाह दौड़ाई, जैसे वाकई कोई सांप ढूंढ रही हो। गुस्से से झटका खाकर उठी, घूर कर जैगम की तरफ देखा और फिर दांत पीस कर बड़बड़ाती हुई काउच की तरफ बढ़ी। वह चादर लपेट कर काउच पर सिकुड़ कर ऐसे लेटी कि जैगम ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाकर करवट बदली और उससे बेनियाजी बरतते हुए मूद ली। रात का वस्त पहर था जब एकदम से उसकी गर्दन में दर्द की शदीद टेस उठी। आंख खुली तो वह काउच पर गठरी बनी सो रही थी, जिसके बाइस अब गर्दन अकड़ गई थी। बमुश्किल दर्द को बर्दाश्त करती हुई सीधी हुई आंखों में आंसू डब डबा गई। बेचारगी से अपनी जगह से उठकर बेड तक आई। जैगम बेखबर गहरी नींद में था। उफ खुदा, कहाँ लेटूं? नींद से और थकावट से आंखें बोझल हो रही थी। उसके पांव की तरफ लेट जाओ क्या? नहीं नहीं, सर को नफी में हिलाकर अपनी सोच की तरदीद की। जैगम के सर पास के पड़े तकियों को देखकर जैसे जहन में जमाका हुआ, आहिस्तगी से उसके सर के नीचे से तकियों को खींचा और फिर उसके सामने दीवार की शक्ल में तकिए लगा दिए। अब ये बेड 2 हिस्सों में बंट चुका था और जैगम बेड के दूसरी तरफ था। पुरसुकून सांस खारिज करती वो खुद को दाद देती वहां लेटी और चादर ओढ़ ली। कमरे में फैलती रोशनी सुबह का पैगाम दे रही थी। जैगम ने कसलमंदी से आंखें खोली तो उसके चेहरे पर तकिया दोहरा था। सीने पर किसी के बाजू का वजन था और टांग पर कोई अपनी दोनों टांगे रखे हुए था। जैगम की बोझल आंखें पट से खुली। तेजी से तकिया चेहरे पर से उठाया। मोहतरमा उसे अपना तकिया समझकर बाजू टांगे सब उस पर रखे हुए खबर सो रही थी। गर्दन से नीचे तक झूलते बाल जो उसने अपनी शादी के लिए बढ़ाए थे चेहरे पर बिखरे हुए थे। घनी खमदार पलकें गुदास गालों पर मूंदी हुई थी। हल्के गुलाब के रंग को चुराते खूबसूरत लब बंद किए वह दिलकशी की आखिरी हुदूद को छू रही थी। जैगम बेसाख्ता टिकटिके बांधे उसे देख रहा था। जिंदगी में पहली बार वो उसके इतनी करीब थी और वो उसके हर नक्श को देख रहा था। दबी से मोहब्बत की चिंगारियां पूरे वजूद में कौन रही थी। अचानक धड़कनें बेतरतीब होने लगी जो भी था, लेकिन वो उससे कभी नफरत नहीं कर सका था। आखिर को क्यों? खुद साख्ता सवाल था। नर्म निगाहों को उसके चेहरे पर घुमाते वो उसे देखने में महव था। जब वो हल्का सा कसमसाई अपने चेहरे पर किसी की आंखों की तपिश महसूस करते ही कसमंदी से बोझल आंखें खोली और अपनी हालत देखकर जैसे करंट खाकर पीछे हुई। पीछे होकर भी तबीयत बहाल न हुई तो झटके से बेड से उतरने ही वाली थी जब जैगम के मजबूत हाथ ने कलाई थाम ली। सारी बहादुरी पल भर में भग से उड़ गई।
स्टपटा कर उसकी तरफ देखा। कहाँ जा रही हो? सो जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जैगम ने निगाहें चुराते हुए कहा और तेजी से बेतरतीब धड़कनें संभालता उठकर बात की तरफ बढ़ गया। है ना? हाँ हाँ हाँ, सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। माहा ने नाक चढ़ाकर मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल की, उसकी तरफ के कंबल को खींचकर अपनी तरफ किया और अच्छी तरह लपेट कर लेट गई। सारी रात चादर में सर्दी की वजह से कमर अकड़ गई थी। एसी शायद पूरी रफ्तार पर था। कंबल में से खुशगवार महक नाक के नथनों में घुसी। सेंट कौन सा लगाता है ये? खुद साख्ता सवाल किया और फिर मुंह बसूरते हुए आंखें मूंद ली। फिर खबर नहीं हुई कब आंख लगी और कब जैगम ऑफिस गया। आंख खुली तो दोपहर के 2 बज रहे थे और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। रात तो वो खाना खा कर आए थे बाहर से, लेकिन गुस्से में और नरे में उसने कम ही खाया था। ताज़ा दम होने के बाद बाहर आई और हैरत से सामने किचन की शेल्फ पर रखे सामान की तरफ देखा। ब्रीड, अंडे, जैम सब कुछ रखा हुआ था। तेजी से आगे बढ़ी, टोस्टर में ब्रीड डाली, एक तरफ दूध को गिलास में उंडेला और अंडे का आमलेट तैयार किया। जल्दी से नाश्ता करती हूँ और फिर तैयार होकर बाहर का जायजा लेकर आती हूँ और घर कॉल करती हूँ सबको। अपनी सोच पर इस्बात में सर हिलाती वह तेज तेज हाथ चला रही थी। पाकिस्तान का नंबर तो यहाँ चलता नहीं था। उसने करीबी फोन बूथ से कॉल करने के बारे में सोचा था। नाश्ता करने के बाद आधा घंटा लगा। जुनक सिक से तैयार हुई और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची सारे ख्वाब भग से उड़ गए। दरवाजा बाहर से लॉक था। चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ और कान की लौ तक तपने लगी। क्या बदतमीजी है ये, अब वो मुझे यूं कैद करके रखेगा। इतने गुस्से के बावजूद दिल अजीब तरह से डर गया। दिल चाहा उसी लम्हे जैगम सामने आ जाए और वो उसका गला दबा दे। गम और गुस्से की कैफियत में एक तरफ पर्स उछाला, जूते एक एक करके पांव से उछाल कर उतारे और धप से काउच पर बैठकर सर को थाम लिया। वह यूं ही भूखी प्यासी गुस्से में जलती करती काउच पर बैठी थी जब शाम के 8 बजे के करीब मेन दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। वह बिफरी शेरनी की तरह अपनी जगह से उठी और जब तक जैगम कमरे में पहुंचा वो उसके सर पर खड़ी थी। तो चीपपन पर उतर ही आए तुम, और अब तुम मुझे यूं कैद करोगे? क्यों लॉक लगा कर गए थे बाहर से, सिपाही जिसे तुम यूं जानवरों की तरह बंद कर गए। वो गुस्से में तिलमिलाती कांपती आवाज में चीख रही थी और जैगम अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर को हुआ क्या है। कन अखियों से उसकी तैयारी का जायजा लिया तो सब समझ आ गया। हाँ किया था, बन जो मुनासिब समझा कर दिया। पुरसुकून लहजे में कहता आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ा बैग किचन शेल्फ पर रखा। वो वापसी पर पिज्जा लेकर आया था। मुनासिब? क्या मुनासिब? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे यूं अकेले कैद कर दिया। अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं घर से बाहर भी न जा सकूं। देखो, ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं समझी। तुम फर्स्ट टाइम दुबई आई हो और मुझे पता था तुम्हारी जहनियत का कि तुम बाहर निकलोगी और कहीं भी चली जाओगी। तुम्हारा क्या जाता? परेशान तो मैं होता। वो अंगुश्त को उसकी आंखों के सामने ताने सख्त लहजे में समझा रहा था। अच्छा, तो अब तुम आ गए हो ना, तो मैं अभी जाऊंगी। बाहर दो मुझे कीज दिमाग। ठीक है, तुम्हारा रात हो गई है। मैं पिज्जा ले आया हूँ, खा लो। जस्ट शट अप, मैं अभी और इसी वक्त जाऊंगी। वह गुस्से में उसके हाथ से चाबी छीनने के लिए आगे बढ़ी। जैगम ने गुस्से से उसका हाथ झटका कल रात से उसे बर्दाश्त कर रहा था और वह थी कि बदतमीजी की इंतहाओं को छूने लगी थी। आराम से बैठो वहां, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। मेरा घर है और मैं अपनी मर्जी से लेकर जाऊंगा। फ्रेश हो लूं, लेकर जाता हूँ तुम्हें। तुम्हारे साथ जाती है मेरी जूती? मैं खुद जाऊंगी। दो मुझे चाबी। वो किसी हसीना के रूप में चुड़ैल लग रही थी। जैगम उसका हाथ खटक कर अनसुनी करता आगे बढ़ा और अभी कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा था जब वह पागलों की तरह तैश में आगे बढ़ी और एक झटके से जैगम को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। वह यह सब इतनी कुव्वत से कर गई थी कि उसके लंबे नाखून जैगम के कंधे पर खराशें डाल गए। तकलीफ का असर एक तरफ था। उसे माहा की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि सारी हमदर्दी, सारे जज्बे एक तरफ रुके अपने आहनी हाथों में उसके चेहरे को दबोच लिया। वह मछली की तरह तड़प गई। जैगम की पेशानी पर अनगिनत बल उसके गुस्से साफ जाहिर कर रहे थे। अब वो जैगम हसन नहीं था जो मुंह पर बाउंसर खाकर भी चुप रहता था, जो उसकी हर बदतमीजी सहकर गुस्सा सिर्फ चीजों पर उतारता था। आज तो चीजों के बजाय गुस्सा उसके नाजुक चेहरे पर उतर रहा था। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, खुद को समझती क्या हो? जैगम की गुर्राहट पर पल भर को वो पटाई, लेकिन फिर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा उसकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए मुजाहमत करने लगी। पहले तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता था कि तुम जैसी पागल को कैद करके रखूं, अकेले जाने नहीं दूं कहीं, लेकिन अब मैं ऐसा ही करूंगा। जो करना है करो। लॉक है, दरवाजा खोल सकती हो तो खोल लो। जैगम ने एक झटके से उसके चेहरे को छोड़ा। वह लड़खड़ा गई। उदास सफेद गालों पर जैगम की उंगलियों के निशान गहरे थे। वह बाथरूम का दरवाजा जोर से मारता हुआ अंदर जा चुका था, जबकि वो आंखों में आंसू भरे बच्चों की तरह रो दी। इश्क ऐसा हो तो तरमीम और इजाफा शुदा किस्त 5 अज मेहर अली। हुमा वकास से सुबह आंख खुली तो वो फिर बेड पर ही सो रही थी। उसे नहीं खबर रात के किस पहर वो नींद से बेहाल आकर बेड पर उसके साथ लेट गई थी। जैगम गुस्से में फिर उसे लाउंज में देखने तक नहीं आया था। आज मुलाजमत का पहला दिन था। थका हारा वो जैसे ही बेड पर लेटा, कब नींद आए खबर नहीं हुई। माहा ने कन अखियों से उसकी तरफ देखा जो सपाट चेहरे के साथ मगन अंदाज में तैयार हो रहा था।
टाई लगाकर वह अब गीले बालों में कंघी कर रहा था। जब आईने में से निगाह माहा के अक्स पर पड़ी, जैसे ही जैगम ने देखा, वो फौरन कंबल को चेहरे तक तान कर लेट गई। ये रोब किसको दिखा रहा है? जुल्म और ज्यादती भी खुद करे, फिर नखरे भी दिखाए। वो दांत पीसते हुए धीरे से बड़बड़ा रही थी। बाहर किचन से खटपट की आवाजें सुनाई दे रही थी। यकीनन नवाब साहब अब अपना नाश्ता तैयार कर रहे थे। अपनी नौकरी का इतना गुरूर है उसको, और मेरी मजबूरी कि मैं उसके गले पड़ गई। आंखों में फिर से मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। रजा और सबा की याद शिद्दत से आने लगी। दूसरा दिन था, उनकी आवाज तक नहीं सुनी थी उसने। यूं ही रोते रोते कब आंख लगी, खबर नहीं हुई। मुझे बाबा से बात करनी है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वो ऑफिस से वापस आया तो माहा आज फिर से उस पर झपट पड़ी। जैगम ने टाई की नॉट ढीली करते हुए थकी और बेजार निगाह उस पर डाली। वो मुसलसल बोले जा रही थी और बहुत ऊंची आवाज में बोल रही थी। जैगम ने जोंदला कर उसकी तरफ देखा। क्या मसला है तुम्हें? ये सब तुम आहिस्ता आवाज में भी कह सकती हो। नहीं नहीं कह सकती हूँ, मुझे पाकिस्तान जाना है अभी। और इसी वक्त वह चीख रही थी। मैं खुद भी आज ही सिम लेकर आया हूँ, इसलिए चीखो मत। मैं मामू से बात करवाता हूँ, तुम्हारी जो कहना है कह दो। मेरे पास अभी तुम्हें पाकिस्तान भेजने के पैसे नहीं हैं। ऐसा करना, मामू से कहना तुम्हें वापस बुला लें। जेब से मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाते हुए जैगम ने सपाट लहजे में दो टूक कहा और फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। माहा ने झपट कर फोन हाथ से लिया और कान से लगाते फौरन एक तरफ हुई। उसने वाकई रो रो कर रजा और सबा को उन 2 दिनों की तमाम रुदात सुनाई, जिसमें जैगम की तमाम शिकायत शामिल थी। लेकिन उन दोनों के वापसी रद्देमल से उसे शदीद धक्का लगा। उन दोनों ने बजाय उसकी बातों पर यकीन करने के उल्टा उसे ही समझाना शुरू कर दिया। जैगम की इज्जत करो, जैगम के खाने पीने का ध्यान रखो, जैगम के कपड़े खुद प्रेस करके दिया करो, खाना पकाया करो। और पता नहीं क्या किया वह, जो अपने रोने रो रही थी। ड्विंडला कर फोन बंद किया। फोन बंद करने के बाद गुस्से से पलटी तो वह मुस्कुराहट दबाता हुआ किचन में काम कर रहा था। तो कर लो फिर पैकिंग। वो पैर पटकती कमरे की तरफ जा रही थी जब पीछे से जैगम की आवाज सुनाई दी। तुम्हें मैं देख लूंगी, याद रखो मैं भी माहिन रजा हूँ। बस 1 हफ्ता और देखना, तुम खुद मुझे पाकिस्तान भेजोगे। गुस्से से पलटकर उंगली ताने वो जैगम को खुला चैलेंज कर रही थी। जैगम का कहकहा छोटे से फ्लैट में गूंज कर उसके तन बदन को आग लगा गया। रूहासी सूरत बनाए पांव पटकती कमरे में घुस गई। खाना खा लो, आकर फिर कहोगी मैंने भूखा मार दिया। वो कंबल में चेहरा छुपाए रो रही थी जब जैगम की आवाज सर के बिल्कुल ऊपर से आई। वह टस से मस न हुई। जैगम ने एक झटके से कंबल उस पर से खींचा। उठो, खाना खाओ। नहीं खाना, मुझे चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मत खाओ। जैगम ने कंधे उचकाए और लापरवाही से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। भूख तो शदीद लग रही थी, लेकिन वो अन्ना का क्या करती जो आड़े आ रही थी। शदीद भूख को बर्दाश्त करती लेटी रही। कुछ देर बाद टीवी चलने की आवाज आने लगी और फिर जैगम के कदमों की चाप सुनाई दी। ठीक है, ये सो जाएगा तो जाकर खाऊंगी, यही सोचकर सोती बन गई। कुछ देर में ही जैगम के साथ लेटने का एहसास हुआ और कुछ देर बाद जब एक वक्तीन हो चला कि वह सो गया है, वो आहिस्तगी से उठी और बाहर निकल गई। किचन की लाइट चिल्लाई। फ्रिज खोला तो सामने ही आमलेट नजर आ गया। आमलेट की शक्ल से साफ जाहिर था कि ये जैगम ने बनाया है। ओवन में रोटी भी मिल गई। भूख से जान निकल रही थी। वह तेजी से शेल्फ पर खड़ी खाने में मसरूफ थी जब अचानक लाउंज की बत्ती भी जलकर सब रोशन हो गया। माहा ने एक झटके से चेहरा ऊपर किया। जैगम सीने पर हाथ बांधे खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। लबों पर शरीर मुस्कुराहट थी। उसका दिल चाहा सामने रखा। फ्राई पैन उठाकर जैगम के चेहरे पर दे मारे, लेकिन अब अपना भरम भी कायम रखना था। एक झटके से चेहरे पर आई आवारा लट को पीछे किया। हाँ तो ऐसे क्या देख रहे हो? अब लगी थी भूख तो खा रही हूँ, बड़े एतमाद में उसकी तमसुखराना मुस्कुराहट का जवाब दिया। जैगम ने लबों को इस्तेज़ाया बाहर निकाल कर सर हवा में ऐसे हिलाया जैसे कह रहा हो सब समझता हूँ, और फिर कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। सुबह की फैलती रोशनी में जैगम ने कसरमंदी से आंखें खोली। एकदम अजीब नर्म से एहसास ने घेर लिया। गर्दन मोड़ी तो धक से रह गया। माहा आज उसके बहुत करीब लेटी हुई थी। जिस तकिए को उसने रात को अपने और उसके बीच दीवार बनाया था, उसी तकिए को बाहों में दबोच कर गहरी नींद में थी। घने भूरे बाल गर्दन से नीचे शानों तक आबशार की तरह बिखरे थे। जैगम ने शायद आज उस पर गौर किया था कि उसके बाल मामूल से लंबे थे। कहाँ हर वक्त बाय कट में रहती थी और अब ये कंधों पर बिखरे बाल उस पर झंझ रहे थे। वो इस वक्त खुलती सुबह का हसीन मंजर लग रही थी। बेसाख्ता वो उसके बालों को अपनी उंगली की पोर से छूने लगा, ऐसे जैसे कोई कीमती चीज हो जो छूने से खराब हो जाएगी। वो गहरी नींद में थी जब अजीब सा एहसास हुआ उसके बालों के साथ कोई छेड़खानी कर रहा था। वो एहसास इतना करीब था कि वह नींद से जाग गई। आंख खुली तो जैगम उसके चेहरे पर झुका मोहब्बत से उसे देख रहा था और उसकी उंगलियां उसके बालों में थी। भग से सारी नींद उड़ गई। जैगम उसके आंखें खोल देने पर स्टपट गया। इससे पहले कि वो कुछ समझती, वो खजल और नादिम सा बेड से उठा और तेजी से वॉशरूम की तरफ चल दिया। वो जो यूं ही साकिन लेटी थी, दिमाग में आते ख्याल पर एक झटके से उठ बैठी और तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद जैगम टॉवल से सर खुश्क करते हुए बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर दिमाग घूम गया। माहा आईने के सामने खड़ी कैंची से अपने बाल काट रही थी।
اس کے کندھوں تک آتے خوبصورت گھنے بال اب زمین پر گر رہے تھے اور وہ چہرے پر سکون اور فتح کی مسکان سجائے زیگم کے عکس کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ زیگم کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے کٹتے بال اس کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ تکلیف اس کے لیے سکون بخش تھی، اور وہ صرف سوچ کر ہی رہ گیا کہ وہ آگے بڑھے اور ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دے۔ ضبط سے آگے بڑھا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر پھر سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ سارے بال کٹ چکے تھے اور وہ اب پھر سے بائے کٹ بالوں میں دانت نکالتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ آج رات کو آتے ہوئے ضرور رت کی ساری چیزیں لایا تھا۔ لاک کھول کر اندر آیا تو وہ لاؤنج کے کاؤچ پر براجمان ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اب پچھلے 3 دن سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ وہ آفس سے واپس آتا تو وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی یا پھر فون پر لگی ہوتی تھی۔ اسے سم وہ دوسرے دن ہی دلا چکا تھا۔ زیگم نے اس دن کے بعد بہت بار اسے اپنے ساتھ باہر بھی جانے کی پیشکش کی، لیکن وہ تلخ لہجے میں انکار کر دیتی۔ تمہارے ساتھ جانے سے اچھا ہے میں ایسے ہی اس ایک کمرے کے گندے سے فلیٹ میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں۔ مجھے چابی دو فلیٹ کی، میں خود باہر جانا چاہتی ہوں۔ ہر دفعہ اس کی ایک ہی بات اور ایک ہی ضد ہوتی تھی جو زیگم کسی صورت نہیں پوری کر سکتا تھا۔ جیسی تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں ابھی اکیلے باہر نہیں جانے دے سکتا، اس لیے فلیٹ کی چابی ہرگز نہیں ملے گی۔ زیگم کے آنے پر اس نے روز کے معمول کے مطابق ٹی وی کی آواز اونچی کر دی تھی۔ زیگم نے بھی کوئی توجہ دیے بنا روز کی طرح اپنا کھانا کھایا، اس کا حصہ اوون میں رکھا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ آج تھکاوٹ زیادہ ہو رہی تھی کیونکہ وہ آفس سے واپسی پر ہی شاپنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ گہری نیند میں تھا۔ پٹ پٹ کی مسلسل آواز پر اس نے جھانجلا کر آنکھ کھولی۔ ماہا بیڈ پر موجود نہیں تھی اور آواز باہر لاؤنج سے آ رہی تھی۔ غور کرنے پر تو جیسے زیگم کے اوسان کھتا ہوئے، یہ آواز باہر کا دروازہ کھلنے کی تھی۔ چونک کر اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، شک بالکل درست ثابت ہوا، اس کی جیب میں باہر کے دروازے کی چابی موجود نہیں تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترا اور جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا تو محترمہ مین لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیگم نے سر اوپر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ او خدا، اگر میری آنکھ نہ کھلتی تو یہ پاگل رات کے 2 بجے باہر ہوتی۔ زیگم کی کنپٹی کی رگیں تن گئی، جبڑے سختی سے بھینچے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھا اور ایک زوردار جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف گھمایا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی تھی؟ زیگم کی گرجدار آواز اور جھٹکا وہ لڑکھڑ گئی۔ اتنا روب تھا آواز میں کہ ایک لمحے کے لیے تو وہ کام گئی، لیکن اگلے ہی لمحے پوری ہمت سے اس کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، مجھے نفرت ہے تم سے، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو مجھے یوں بند کر جاتے ہو، وہ چیخ رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کی آواز بآسانی دور تک جاری ہوگی۔ زیگم نے غصے سے دانت پیسے اور اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی کہیں کہ ہوا تو جیسے آج پاک پن کی آخری حد کو چھو رہی تھی۔ زیگم نے اس کے بازو کو گھما کر اسے کمرے میں کھڑا کیا، کمرے کے دروازے کو بند کیا اور پلٹا۔ پتہ ہے کیا، تمہیں ایکچولی عزت راس نہیں ہے، زیگم نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے دروازے کی طرف بڑھی۔ زیگم نے اس کے بازو کو تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، جانور ہو تم، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں پولیس اسٹیشن جاؤں گی، تمہارے خلاف کمپلین کر دوں گی کہ تم نے قید کر رکھا ہے مجھے۔ وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ دماغ درست رکھو اپنا، میں جتنا پیار سے ڈیل کر رہا ہوں تم اتنا سر چڑھ رہی ہو۔ ہاں نہیں ہے میرا دماغ درست، لیکن تم جانور ہو۔ غصے میں چلاتی وہ آپے سے باہر ہو چکی تھی اور اسی مزاحمت میں اس نے زیگم کو ایک زور کا دھکا دیا، وہ جو اسے بے وقوفی کرنے سے روک رہا تھا اور اس کی بدتمیزی کو برداشت کر رہا تھا۔ اس دھکے پر لڑکھڑا کر بیڈ سے ٹکرایا۔ نہ جانے اس لمحے میں ایسا کیا تھا کہ وہ ضبط کے سارے بند توڑ گیا۔ ماہا کے اس دھکے نے اسے اپنے باپ کے زارا کو دیے ہوئے دھکے یاد دلا دیے تھے۔ ماہا اس کو دھکا دینے کے بعد لاپرواہی سے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی جب وہ 1 سیکنڈ میں اس تک پہنچا اور سختی سے اس کا بازو دبوچ کر جھٹکا دیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ جانور ہوں میں؟ ہاں جانور ہوں میں۔ زیگم کی گراہٹ، گرفت کی سختی اور آنکھوں کا غصہ وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ زیگم نے ایک ہی جست میں اس کے دونوں بازو موڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کمر سے لگا کر ایسا زوردار جھٹکا دیا کہ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس سے ٹکرا گئی۔ ٹھیک ہے، تمہیں آج میں بتا ہی دیتا ہوں کہ اصل جانور ہونا ہوتا کیا ہے۔ چلو بتاتا ہوں میں۔ زیگم اس کے کان کے پاس ایسے گرایا کہ پل بھر میں ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زیگم کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وہ اس کی بات پر ہی غور کر رہی تھی جب زیگم نے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ بیڈ پر ڈھیر ماہا نے اپنی طرف سے جھانجلا جوابی ردعمل کے طور پر غصے اس کی طرف دیکھا، لیکن زیگم کے تیور دیکھ کر کام گئی اور پھر اس کی اکڑ، انا اور غرور سب کچھ زیگم کی طاقت کے سامنے زیر ہو گیا۔ نہ تو اس کی چیخیں کام آئیں اور نہ اس کی کوئی مزاحمت، وہ بہت مضبوط تھا۔ زور زور سے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہوا وہ تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ جھنجلا کر واش بیسن پر زور سے ہاتھ مارا۔ کیا اتنا ہی کمزور لمحہ تھا کہ میں بہک گیا؟ آج پہلی دفعہ اسے خود پر اور اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی، خود پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ ماہا کی اونچا اونچا رونے کی آوازیں وہ بآسانی واش روم میں سن سکتا تھا۔ غصے اترنے پر احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔
आधा घंटा यूं ही बेसबब वॉशरूम में गुजारने के बाद वो बाहर निकला तो माहा बेड से नीचे फर्श पर बेहाल बैठी थी। जैसे ही जैगम पर नजर पड़ी पागलों की तरह उठकर उस पर झपटी। वशी दरिंदे हो तुम, यह है तुम्हारा असल रूप, गंदे हो तुम। वो उसके सीने पर जोर जोर से थप्पड़ और घूंसे मारते हुए चीख रही थी। घिन आ रही है मुझे तुमसे, तुम गुनाहगार हो, वह चला रही थी। जैगम के मुंह पर थप्पड़ मार रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि थोड़ी देर पहले जब वो उसके आगे हर तरह से बेबस थी, उस हार का बदला उससे कैसे ले। जैगम लब भींचे खड़ा था। कुछ देर इसी तरह उसके थप्पड़ खाते हुए वो उसका पागलपन बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर एक झटके से उसके चेहरे को अपने हाथ में दबोच कर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। वो जानता था जो भी किया बहुत गलत था, लेकिन वह माहा के सामने खुद को नादिम जाहिर नहीं करना चाहता था। चुप, बिल्कुल चुप, आवाज ना आए तुम्हारी, समझी, और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जैगम की बारो आवाज पर वो दम साध गई। जबान झट से तालवे से चिपक गई। ये वो जैगम नहीं था जिसे वह जानती थी। गुस्से से लाल चेहरा, पेशानी पर शिकन, खुनख्वार आंखें। मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर नहीं लाया, तुम अपनी मर्जी से यहाँ हो। मैंने जो कुछ भी किया वो कोई गुनाह नहीं है, बल्कि मेरा हक था, क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। जैगम ने एकदम से चेहरा छोड़कर उसे कमर से पकड़कर अपने साथ लगाया। वो फिर से बेबस उसकी गिरफ्त में थी। और अब मैं ये हक जब चाहूं तब लूंगा। तुम्हारे साथ मैं जानवर बन कर रहूं, यही हल है तुम्हारा। अपने लब उसके कान के करीब किए वो जो कुछ भी कह रहा था माहा का खून खुश्क करने के लिए काफी था। वो मुजस्सम हो गई। जैगम ने उसकी कमर से गिरफ्त खत्म करने के बाद एक झटके से उसे दूर किया। वह सफेद लट्ठे की मानिंद चेहरा लिए उसके सामने खड़ी थी, बेयकीनी से उसकी तरफ देख रही थी। अब खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हूँ, हटो मेरे आगे से। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि माहा काम कर बेसाख्ता एक तरफ हुई। जैगम बिना उसकी तरफ देखे कमरे से बाहर निकला और फिर फ्लैट से ही बाहर निकल गया। वह पता नहीं कितनी देर यूं ही वहीं जमकर खड़ी रही। एहसास तो तब हुआ जब टांगे शल होने लगी, जिस्म के रोए रोए से टीसे उभर रही थी, आंसू गाल भिगोने लगे। वो किसको अपना ये दुख बताती, क्या कहती, कोई भी उसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं था। सब उसे ही जालिम समझते थे। जैगम तो सबके लिए एक फरिश्ता था। जैगम के तेवर और उसकी आंखों की वहशत उसे बुरी तरह खौफजदा कर चुकी थी। कल तक जिस जैगम से उसे नफरत थी, आज खौफ भी आने लगा था। इश्क ऐसा हो तो तरमीम और इजाफा शुदा, किस अच्छा अजमेहर अली। हुमा वकास तो घुटनों में मुंह दिए वो कितने घंटों से एक ही पोजीशन में बैठी थी। माहिन रजा, तुम सब कुछ हार गई, अपना गुरूर भरम, सब कुछ पल भर में उसकी ताकत के सामने जेर हो गया और तुम कुछ नहीं कर सकी। बार बार जहन में वही बेबस लम्हे गुजर रहे थे और जैगम के चुभते अल्फाज, और मैं ये हक अब जब चाहूंगा तब लूंगा। वो फूट फूट कर रो दी। ऐसा वो सुबह से कितनी बार कर चुकी थी, लेकिन आंसू थे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। आंसू हार के थे, यह तकलीफ कि वह समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जालिम ने उसके गुरूर और अकड़ के साथ साथ उसकी हड्डियां भी तोड़ दी हों। खुद तो वो इसी वक्त का बाहर निकला, अब तक नहीं आया था। सुबह से शाम होने को थी। वो बार बार अपनी कलाइयों पर जैगम की उंगलियों के निशान देख रही थी और उन पर नजर पड़ते ही रोने की रफ्तार बढ़ जाती। कैफे के बाहर लगी कुर्सी पर बैठे पता नहीं अब तक वो कितनी सिगरेट फूंक चुका था। जब वो घर से निकला था तो रात के 3 बज रहे थे और अब अगले दिन की शाम हो रही थी। माहा को तो रोब से बातें सुना आया था, लेकिन खुद को कोसते हुए सुबह से शाम हो गई थी। तो जैगम हसन ये था तुम्हारे अंदर का जानवर, बस ये थी बर्दाश्त तुम्हारी मर्दानगी की। MBA की डिग्री लिए यूनिवर्सिटी का ज़हीन तालिब इल्म, किसी लड़की की तरफ आंख तक न उठाकर देखने वाला, आज अपनी नाजुक सी बीवी की बदतमीजी की उसे इतनी बुरी सजा दे आया था। उसका दिमाग अब बहुत सोचने के बायस चल हो रहा था। उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हक की बात तो बहुत रोब से कराया था, जबकि अच्छे से जानता था हक बीवी से जबरदस्ती जाहिल मर्द लेते हैं। उसका गुस्सा हमेशा से ऐसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले यह गुस्सा चीजों पर निकलता था और कल रात माहा सामने थी। सूरज गुरूब हो रहा था। फैलते अंधेरे को देखकर वो बेदिली से उठा। वापस तो जाना ही था, लेकिन अपने अंदर की तोड़ फोड़ वो माहा पर हरगिज़ जाहिर नहीं करना चाहता था। सामने चलते टीवी की स्क्रीन पर साकिन आंखें गाड़े वो गुमसुम बैठी थी। जब दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज पर उसका दिल धक से रह गया। वो आ गया वापस। अजीब सा खौफ था। जैसे ही जैगम लाउंज में दाखिल हुआ, वह झटका खाकर काउच पर से उठी, सहम कर उसकी तरफ देखा और पूरी रफ्तार से भागते हुए कमरे में घुसकर लॉक लगा लिया। जैगम को उसके ऐसे रद्देमल की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वह हैरत से कुछ देर कमरे के बंद दरवाजे को देखता रहा, फिर अचानक जहन में अपने ही कहे हुए अल्फाज गूंजे तो जैसे सब समझ आ गया। और ये मेरा हक है, मैं जब चाहूं तब लूंगा। ओह, तो क्या वो इस बात पर डर गई है? वह तो ये सोचकर और खुद को जहनी तौर पर तैयार करते हुए घर में दाखिल हुआ था कि अब वो फिर से उसे ढिंढोड़ेगी, उसे मारेगी, अपनी तलील का बदला लेगी। लेकिन यहाँ तो उसका रद्देमल बिल्कुल बरक्स था। वह तो बुज़दिलों की तरह छिप रही थी। बेख्तियार इतनी परेशानी में भी उसके लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट उभरी। तो मोहतरमा मुकाबला करने के बजाय हार मान चुकी है।
مسکراتے ہوئے جینس کی جیب سے کمرے کے دروازے کی چابی نکالی اور آگے بڑھ کر دروازے کا لاک باہر سے کھول دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا وہ چونک گئی۔ وہ بیڈ پر گٹری بن کر بیٹھی تھی، اپنے گرد بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، بال بے ترتیب تھے اور آنکھیں سوزش زدہ تھی، ہونٹ اور ناک بھی رو رو کر سرخ ہو رہے تھے۔ وہ جو کمرے میں اس کی حالت سے محظوظ ہوتا ہوا داخل ہوا تھا، اس کی ایسی بے حال حالت دیکھ کر اندر تک ہل گیا۔ بے ساختہ دل چاہا آگے بڑھے اور اسے سینے سے لگا لے، اس کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دے جو اس کی وجہ سے تھے، اس کے آنسو پونچھے اپنے کی معافی مانگے اور اس کے دل سے اپنا ڈر ختم کر دے۔ ماہا نے خوف زدہ انداز میں ایک نگاہ اس پر ڈالی اور جیسے ہی زیگم نے ایک قدم کمرے میں رکھا، وہ تیر کی طرح بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف بھاگی اور خود کو اندر بند کر لیا۔ زیگم نے تأسف سے پیشانی پر ہاتھ مارا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے اس قدر خوف کھانے لگے گی۔ بنا جوتے اتارے وہ بیڈ پر آڑا ترچھا ڈہ گیا۔ کیسے سمجھاؤ اس کو اور کیسے یقین دلاؤں؟ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کے پر اور اب کبھی ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ وہ کیوں اتنا خوف زدہ ہو گئی ہے؟ اسی انتظار میں کہ وہ کب واش روم سے باہر نکلے اور وہ معافی مانگ کر اس کا خوف ختم کرے، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ اسی حالت میں گہری نیند میں چلا گیا۔ وہ واش روم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دبک کر بیٹھی تھی۔ واش روم میں اتنی گھٹن اور گرمی تھی کہ سانس لینا دشوار تھا۔ ایک گرمی کا موسم اور پھر فلیٹ کا چھوٹا سا واش روم۔ وہ چند منٹوں میں ہی پسینے میں شرابور ہونے لگی۔ کل رات سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور اب بھوک اور گھٹن کے باعث سر بری طرح چکرانے لگا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ اب کیا کرے۔ اگر باہر جاتی تھی تو باہر زیگم تھا جو شیطان بن چکا تھا۔ جھرجھری لے کر اس نے چہرے پر سے پسینہ صاف کیا۔ کتنی بے وقوف تھی، موبائل تک نہیں اٹھایا۔ وہ سو گیا ہوگا یا جاگ رہا ہوگا۔ باہر جا کر دیکھو، کیا نہیں باہر گئی تو وہ پکڑ لے گا۔ خود اپنی ہی سوچ کی نفی کرتی وہ زور زور سے سر دائیں بائیں ہلانے لگی۔ ظاہر کہیں کا جانور ہے پورا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ وہ سسک اٹھی اور سب کیسے اسے فرشتہ صفت مانتے ہیں۔ اگر کسی کو اس کے اس بھیانک روپ کے بارے میں پتہ چلے تو کیا کروں، کس سے مدد مانگوں؟ وہ یوں ہی دیوار سے سر ٹکائے خود ساختہ سوال کر رہی تھی جب اچانک دل بری طرح متلانے لگا۔ تیزی سے اٹھ کر فلش سیٹ کی طرف جانے کی کوشش میں جیسے ہی اس نے گیلے فرش پر پاؤں رکھا، پاؤں بری طرح فرش پر پھسلا اور وہ لڑکھڑا کر گری۔ ایک ہولناک چیخ تھی جو حلق سے برآمد ہوئی۔ پاؤں سے شدید درد کی لہروں سے لگ رہا تھا۔ پاؤں میں موچ آ چکی ہے۔ دل کا متلانا اور پاؤں کا درد وہ زیادہ دیر تک کہہ کو نہیں روک پائی اور وہیں فرش پر لیٹے لیٹے کیا کرتے ہوئے اس نے اٹھنے کی بہت کوشش کی، لیکن پاؤں کی تکلیف ہر سی کو ناکام بنا رہی تھی۔ بےچارگی سے ڈلتی آنکھوں کے ساتھ اپنا جائزہ لیا۔ کپڑے، ہاتھ، سب کچھ کیسے بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ یوں ہی خود کی حالت کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی جب آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر چند سیکنڈ میں ہی وہ حواس کھو کر فرش پر ڈھیر تھی۔ جب زیگم کی آنکھ کھلی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ بوجھل آنکھوں کو کھولتے ہوئے جیسے ہی حواس بحال ہوئے تو پہلا خیال ماہا کا آیا۔ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر نہ دیکھ کر جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا وہ ابھی تک واش روم میں بند ہے؟ پینٹ کی جیب میں باہر کے دروازے کی چابی موجود تھی۔ وہ ڈر ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ واقعی ہے پچھلے اتنے گھنٹوں سے باتھ روم میں بند تھی۔ او خدا، پاگل لڑکی! زیگم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور تیزی سے دروازے پر دستک دی۔ ماہا، پاگل پن مت کرو، باہر آؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ مسلسل دستک دیتے ہوئے وہ اسے یقین دہانی کروا رہا تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں کہے گا، لیکن دوسری طرف بالکل خاموشی پر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ تیزی سے اپنے کندھے کو زور زور سے دروازے پر مارا۔ وہ پوری قوت سے ایسا کر رہا تھا اور 5 سے 6 دفعہ ایسا کرنے پر وہ واش روم کا لاک توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا وہ لڑکھڑاتا اندر داخل ہوا اور سامنے فرش پر بے سود لیٹی ماہا کو دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرعت سے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ ماہا، ماہا اٹھو! اس کی نبض چیک کرتے ہی بوکھلا کر اس کو باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کی نبض کی رفتار بہت کم تھی۔ حواس باختہ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لایا اور تیزی سے بیڈ پر رکھے موبائل کی طرف لپکا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تھی، پاؤں میں شدید تکلیف تھی۔ بمشکل بھاری ہوتے پپوٹے اٹھائے تو کچھ سیکنڈ تو سب سمجھنے اور یاد کرنے میں لگے کہ وہ کہاں اور کیوں ہے۔ وہ کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹی تھی۔ دائیں ہاتھ پر ڈرپ کی سوئی پیوست تھی۔ زیگم بیڈ کے بالکل سامنے کاؤچ پر سر نیچے جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے مضطرب بیٹھا تھا۔ بیڈ کے کراؤن کے پاس اس کے سر پر ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا جو اس کی ڈرپ چیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے حلیے سے ڈاکٹر لگ رہا تھا۔ ماہا نے خشک لبوں کو بھینچا اور پیشانی پر شکن ڈالتے ہوئے ذہن پر گھور دیا۔ کل رات رونما ہونے والا واش روم کا سارا منظر ذہن کے پردوں پر گھوم گیا۔ وہ یوں ہی شکن آلودہ پیشانی کے ساتھ چھت کو گھور رہی تھی جب زیگم نے سر اوپر اٹھایا اور نگاہ اس پر پڑی۔ اسے ہوش میں دیکھ کر پریشان سے چہرے کے ساتھ سرعت سے کاؤچ پر سے اٹھا اور بیڈ کراؤن کو تھامے اس پر جھکا۔ ماہا، کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس پر جھکا، اس کا حال پوچھتا زہر لگ رہا تھا۔ دل کیا اسے گریبان سے تھامے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے، اس کے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ دے۔ ماہا نے فوراً بے رخی سے چہرے کا رخ موڑ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی جھکا رہا، پھر سیدھا ہو کر ڈاکٹر سے مخاطب ہوا۔
आप फिक्र न करें, ड्रिप खत्म होने पर मैं उतार दूंगा। जी एहतियात से उतार दीजिएगा, और अब होश आ गया है तो कुछ खिलाने के बाद उसे मेडिसिन दीजिएगा। डॉक्टर अब अपना बैग बंद करता हुआ जैगम को हिदायत दे रहा था, और कुछ देर बाद वो दोनों बातें करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। दोनों के बाहर जाते ही उसने अपना तफसीली जायजा लिया। वह चित बेड पर लेटी थी, पाँव पर पट्टी की हुई थी और उसे एक अदद तकिए पर रखा हुआ था। एसी फुल स्पीड में चल रहा था। अचानक उसका माथा ठनका। सूरज से दूसरे हाथ से खुद पर से कंबल उठाया। उसके कपड़े तब्दील थे। वो कैसे अटे कपड़े, वो गंदे हाथ और पाँव। वो उस वक्त साफ सुथरे लिबास में मलबूस थी। हाथ, पाँव और गर्दन सब साफ था। ये किसने तब्दील? क्या जैगम ने? उफ! खिफ़्फ़त से चेहरा सुर्ख हो गया। क्या इतनी बेबस थी वहाँ? आंखों में आंसू चमकने लगे। इस एक ही हफ्ते में उस शख्स ने उसे इतना रुलाया था जितना वो पूरी जिंदगी में कभी नहीं रोई थी, और अब अल्लाह ने इतना लाचार कर दिया कि वह जिस शख्स से दूर भागती थी, इस तरह उसके रहम व करम पर थी। इन्हें नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था, इसलिए अभी बहुत वीकनेस है और 1-2 दिन तक रहेगी। मुझको ठीक होने में 1 हफ्ता भी लग सकता है। डॉक्टर फ्लैट के दरवाजे के पास खड़ा जैगम को अब उसके चक्कर आने और बेहोश होकर गिर जाने की वजह बता रहा था। बहुत मजबूत बनने वाली माह अंदर से बेहद नाजुक थी। जैगम को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसकी परेशानी की वजह वह खुद था। आप अभी कुछ दिन तक इन्हें सिर्फ नर्म ग़िज़ा खिलाएं और ख्याल रखें जी। देखिए, अभी इनको उठकर बैठने पर भी चक्कर आएंगे। अद्वियात का भी असर है जो काफ़ी हाई डोज हैं, इसलिए इन्हें अकेले मत छोड़िएगा। जी जैगम खिफ़्फ़त से निगाहें चुराते हुए जी जी कर रहा था। डॉक्टर को रुखसत करने के बाद वो कमरे में वापस आया तो हाथ में एक अदद गर्म सूप का बाउल था। माह अब फिर से आंखें मूंदे लेटी थी। आंखों के किनारों से बहते आंसू दोनों अतराफ से उसके गाल भिगो रहे थे, जो जैगम से किसी सूरत मख्फी नहीं थे। ज़मीर का तमाचा एक दफ़ा फिर उसके चेहरे पर बहुत ज़ोर से पड़ा था। माह! धीमे मगर खिफ़्फ़त भरे लहजे में उसे पुकारा। वह जाग रही थी, इसीलिए उसकी आवाज़ पर पेशानी के शिकन फौरन गहरे हुए। माह, सूप पियो, उसके बाद मेडिसिन लेनी है। बहुत आहिस्तगी से लेकिन हद दर्जा नरमी से कहता हुआ अब बेड के करीब उसके सर पर खड़ा था, लेकिन जवाब में उसकी पेशानी के शिकन मजीद गहरे हो रहे थे, लेकिन आंखें सख्ती से बंद थीं। चलो उठकर बैठो, शाबाश। सूप साइड टेबल पर रख कर वो उस पर जैसे ही झुका, माह ने पट से दोनों आंखें खोल दी। बहुत रोने के बाद सोजिश ज़दा सुर्ख आंखें और इनमें बेतहाशा नफरत, सपाट चेहरा। मुझे नहीं पीना सूप, जिद मत करो, कुछ भी नहीं खाया हुआ। उठो, शाबाश। तो तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? जब चाहूंगी खा लूंगी, मोहताज नहीं हूँ मैं किसी की। जब नहीं, अभी पीना है ये सूप, क्योंकि कुछ खाए बिना मेडिसिन नहीं ले सकती। तुम नहीं, मुझे मेडिसिन भी नहीं लेनी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। इंतहाई सख्त और सपाट लहजे में जवाब देकर चेहरे को बेरुखी से एक तरफ मोड़ लिया। जैगम ने गहरी सांस ली। उसका ये रवैया बजा था और उसे इस पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था, लेकिन यह न खाने पीने की जिद वह खुद पर झूम कर रही थी। उठो, सूप अभी ही पीना है, तुम्हें चाहे इसके लिए ज़बरदस्ती करनी पड़े मुझे। जैगम ने उसके कंधे के नीचे हाथ रखते हुए ज़बरदस्ती ऊपर करने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, क्या है भई? वह जिंगलाकर सर को दाएं बाएं मारते हुए उसके हाथ को पीछे कर रही थी, जब अचानक जैगम की गुस्से से भरी ऊंची आवाज़ पर लर्ज़ गई। शट अप, एक थप्पड़ पड़ेगा। जैगम की बारोब झिड़क पर एक पल में सारी अकड़ भग से उड़ गई। वो अब जबड़े सख्ती से भींचे, उसे कंधों से पकड़कर उठा रहा था। डांट का ऐसा असर हुआ कि वह चट से उठ बैठी। बैठते एक बड़े से चक्कर ने सब समझा दिया कि उसकी सारी अकड़ बेकार थी। वो अभी इस हालत में थी कि खुद कुछ भी नहीं कर सकती थी। जैगम ने उसके पीछे तकिए को दुरुस्त किया और फिर बाउल को थामकर उसके बिल्कुल सामने बेड पर बैठ गया। वो किसी बेबस बच्चे की तरह रोहासी सूरत बनाए बैठी थी। जैगम ने सूप से भरा चम्मच उसके चेहरे के करीब किया। 1-2 सेकंड चम्मच को घूरने के बाद आखिरकार मुंह खोल ही लिया। वो बड़ी एहतियात और प्यार से सूप पिला रहा था। माह को उलझन हो रही थी। जैगम की उस पर जमी निगाहें और उसकी कुर्बत, उस पर यह मेहरबानी, सब गड़मड़ हो रहा था। सूप खत्म होने के बाद जैसे लागर वजूद को तकवीयत मिली थी। जैगम अब उसकी मेडिसिन चेक कर रहा था, फिर गिलास में पानी उंडेल कर पास बैठ गया। मैं खुद उठाकर खा सकती हूँ। उससे पहले कि जैगम मेडिसिन को उठाता सख्ती से कहते हुए, उसने दूसरे हाथ से मेडिसिन उठाकर मुंह में रखी और फिर ट्रे में रखा। गिलास उठाकर मुंह को लगा लिया। इश्क ऐसा हो तो तरमीम और इजाफा शुदा किस्त साथ अज महरली ओहमा वकास से चलो, अब आराम करो। जैगम ने आहिस्तगी से उसे वापस बेड पर लिटाया और खुद साइड में से अपना मोबाइल उठाकर काउच पर बैठ गया। वह ऑफिस से छुट्टी ले रहा था। मुर्तज़ा साहब दरअसल मिसेस की तबीयत बहुत नासाज है और मेरे अलावा उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ कोई मौजूद नहीं। मैं उसे इस हालत में घर अकेले छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। माह ने आहिस्तगी से गर्दन को खम दिया और चोर निगाह उस पर डाली। वह काउच के बाजू पर कोहनी टिकाए मुस्तरिब लहजे में फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद नफ्स को अपनी परेशानी बयान कर रहा था। ये सब दिखावा किसके लिए कर रहा है? यहाँ कौन है जिसको ये हमदर्दी दिखा रहा है? शायद इसलिए ये सब कर रहा है कि मैं कहीं ऐसे ही मर न जाऊँ और फिर उसका सो कॉल फरिश्तेपन का भांडा फूट जाए। नागवारी से एक जहर आलूदा निगाह जैगम पर डाली और चेहरे का रुख दूसरी जानिब मोड़कर आंखें मूंद ली। दवा का असर था।
शायद कुछ देर में ही वो गहरी नींद में थी। आंख तो एकदम से मतली के एहसास से खुली। ड्रिप खत्म हो चुकी थी और जैगम उसकी नीडल भी उतार चुका था। आंख खुलते ही मतली का एहसास इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि उसने फौरन घूमते सर के साथ उठने की कोशिश की। उसको यूं उठते देखकर जैगम, जो सामने काउच पर बैठा मोबाइल देख रहा था, चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या हुआ माहा? वो परेशान लहजे में पूछता हुआ अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया। क्या आ रही है? डस्टबिन ना ना। बमुश्किल वो इतना ही कह सकी थी कि इसी लम्हे बेइख्तियार होकर दिल उछला और अबकाई सूरत चेहरे के जाविये बदले वो आगे हुई। जैगम ने सूरत से उसके करीब होकर उसे सहारा दिया, लेकिन उस वक्त तक वो जैगम की शर्ट और पैंट को कैसे बुरी तरह खराब कर चुकी थी। जैगम ने बेड के मेज के पास रखी डस्टबिन जल्दी से करीब की। दिल हल्का होने के बाद वह सीधी हुई निगाह सामने जैगम पर पड़ी। खफत से चेहरा जर्द पड़ गया। एक खजल निगाह उसके चेहरे पर डाली, लेकिन उसकी पेशानी पर कोई बल नहीं था और ना चेहरे पर किसी किस्म की कोई नागवारी। वह एकदम से भल भल रोने लगी। कितनी बेबसी थी वो, क्यों उसके रहम व करम पर थी। माहा क्या हुआ? क्यों रो रही हो? पानी पियो, शाबाश। वो अपने कपड़ों से बेनियाज परेशान लहजे में इस्तिफसार करता हुआ उसे पानी का गिलास थमा रहा था। मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे मेरे बाबा मम्मा के पास जाना है। अच्छा अच्छा, चली जाना, फिलहाल पानी पियो। मोहब्बत भरे नरम लहजे में वो उसकी कमर को नरमी से सहलाते हुए कह रहा था। माहा ने एक खफ्फत भरी निगाह ऊपर उठाई और उसके हाथ से गिलास थाम लिया। अब कैसा फील हो रहा है? माहा ने निगाहें चुराते हुए सर को आहिस्तगी से इस्बात में हिला दिया। उसके लहजे की फिक्रमंदी, उसका यह अंदाज इस साफ जाहिर था वह किसी किस्म कोई दिखावा नहीं कर रहा था। वह सच में उसके लिए फिक्रमंद था। मैं टॉवल गीला करके लाता हूँ, हाथ मुंह साफ कर लो। वो अपनी जगह से उठा और डस्टबिन को साथ लेता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह हैरत से उसकी पुश्त को घूर रही थी। आज अगर मैं उसकी जगह और वह मेरी जगह पर होता तो क्या मैं ये सब उसके लिए करती? खुद साख्ता सवाल था, जिसके जवाब में बस वह साकिन निगाहें सामने गाड़े बैठी थी। जहां से वापस वो साफ डस्टबिन लेकर आ रहा था। डस्टबिन को बेड के पास रखता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। वापस लौटा तो अपने कपड़े तब्दील कर चुका था और हाथ में एक अदद गीला टॉवल था। सफेद कमीज शलवार में मलबूस वो गीले टॉवल को खोलता हुआ करीब बैठा और फिर टॉवल माहा की तरफ बढ़ा दिया। नदामत का अजीब सा बोझा था, जिसकी वजह से वो पलके नहीं उठा पा रही थी। पता नहीं चंद मिनट पहले होने वाले सानिहा में ऐसा क्या था कि वो उससे नफरत करने के बजाय उससे शर्मिंदा हो रही थी। माहा बहुत ही मध्यम पुकार थी। वह जो सर झुकाए अपने हाथ और कपड़ों पर पड़े छींटे साफ करने में मसरूफ थी। चौंक कर ऊपर देखा। जैगम गर्दन झुकाए नादिम बैठा था। माहा, परसों रात जो कुछ भी हुआ, मैं उस पर बेहद शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। माहा के टॉवल चलाते हाथ वहीं रुक गए और अब वह सपाट चेहरे के साथ बैठी थी। मुझे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए था। मैं जैगम ने निगाह अचानक ऊपर उठाई तो वह सपाट चेहरे मगर आंसू बहाती आंखों शिकवा भरी साथ जैगम को देख रही थी। कितने आराम से वह ये कह रहा था कि गुस्से पर काबू नहीं रहा और शर्मिंदा है। उसकी वह तकलीफ, अजियत, क्या सब कुछ उसकी शर्मिंदगी मुंतमिल कर सकती थी। कुछ लम्हे पहला वाला एहसास फिर से नफरत में बदलने लगा था। माहा मत रो प्लीज, रियली सॉरी, दिलगीर लहजे में कहते हुए वो बेसाख्ता उसके गाल पर हाथ रख चुका था। माहा ने स्टपटा कर चेहरे का रुख इस तरह मोड़ा कि उसने आहिस्तगी से हाथ को गाल पर से उठाकर पीछे कर लिया। मुझे सोना है, रूखे लहजे में ऐसे कहा जैसे कहना चाह रही हो अब यहाँ से उठ जाओ, मुझे सोना है। जैगम ने टॉवल उठाया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आंख खुली तो कमरे में नीम तारीकी थी। बाहर लाउंज की लाइट रोशन थी, जिसकी वजह से पूरे कमरे में मलजी रोशनी फैली थी। उसे आज बेड पर इसी तरह लेटे 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन ये 3 दिन ऐसे ही नहीं गुजरे थे, बल्कि अपने साथ बहुत से एहसासात से रोशनास करवाते हुए गुजरे थे। उसके पत्थर दिल में दरारें डालते हुए एहसासात, ऐसे एहसासात जिनमें वो उलझ कर रह गई थी। उसकी तमाम बेरुखी, बेइत्तेनाई और रूखेपन के बावजूद जैगम ने उसका हर तरह से ख्याल रखा था। उस वक्त भी वह रात के इस पहर काउच की पुश्त से सर टिकाए सो रहा था। 3 दिन से रात दिन वह एक पल के लिए भी लेटा नहीं था। वो उसके जब्त पर कभी हैरान और कभी मुतासिर होती थी। अजीब इंसान था वो। उसके हर बार हाथ झटक देने के बावजूद, इतने नखरों के बावजूद, उसकी पेशानी पर नागवारी या थकावट का एक शिकन नहीं आता था। वो अकेले चल नहीं सकती थी और वो उसे सहारा देकर वॉशरूम लेकर जाता था। 3 वक्त खाना खिलाता था। उसकी लाख जिद के बावजूद बच्चों की तरह उसकी मिन्नतें करके दवा खिलाता था। वह जो समझती थी कि इस हालत में वो अपने दुश्मन के रहम व करम पर आ गई है और वह पता नहीं कैसे कैसे गिन गिन कर बदले लेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हिसाब था। वह तो उसका यूं ख्याल करता था जैसे वो उसका सब कुछ है। माहा को एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि उसे इस हालत में पाकिस्तान होना चाहिए था। इस सब इनायतों के बावजूद वो अपने दिल में उसके लिए पैदा होने वाली ये नरमी उस पर जाहिर नहीं करती थी। उस वक्त भी दिल यह चाह रहा था कि उसे आवाज़ दे और कहे कि उठकर बेड पर लेट जाए, लेकिन पता नहीं क्यों अना थी या कुछ और जो आड़े आ जाती थी।
और वो चुप हो जाती थी। यूं ही जैगम को टिकटी बांधे देखते हुए पता नहीं कितनी देर गुजर गई। जब वो हल्का सा कुसमसाया तो माहा ने घबरा कर आंखें मूंद लीं। जैगम आज पूरे 1 हफ्ते बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब उसकी आंख खुली तो वो आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था। पिछले दिनों की निस्बत वो आज निखरा निखरा लग रहा था और हल्की ग्रे पैंट के ऊपर सफेद शर्ट में मलबूस था और शेव बना रखी थी। माहा की तबीयत अब बहुत बेहतर हो चुकी थी। पाँव की मोच भी काफी हद तक ठीक थी कि वो खुद आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी। जैगम ने कंघी करते हुए आईने में उसके अक्स को देखा तो संजीदगी से पलटा। बेड से ज्यादा मत उठना, नाश्ता बना हुआ है, वो मैं तुम्हें दे जाता हूँ, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, मुकम्मल रेस्ट करना। वो उसे यूं हिदायत कर रहा था जैसे वो कोई नन्ही बच्ची हो। माह ने आहिस्तगी से सर हिलाने पर इक्तिफा किया। जैगम ने कुछ देर खामोशी से उसकी तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गया। वो इसी तरह उसकी हर बात का जवाब हाँ या सर हिलाने में देती थी। जहां माह अब उससे लड़ना झगड़ना बंद कर चुकी थी, वहां उसे भी ये 1 हफ्ता अच्छी तरह ये समझा गया था कि वो उससे सिर्फ हमदर्दी नहीं करता है, वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत कि शायद वो खुद भी इस पर हैरान था। वो उसे दिल जान से अजीज थी। उसकी आंख से निकलता आंसू उसे तकलीफ देता था। वो जब भी दर्द से कराहती तो उसका बस नहीं चलता था कि उसे खुद में समेट ले। तो जैगम हसन, तुम इससे बहुत मोहब्बत करते हो और ये मोहब्बत अब से नहीं बचपन से है। सब कुछ जानने के बावजूद कि वो कितनी नफरत करती है तुमसे, तुम अपनी मोहब्बत को खत्म नहीं कर सके। दिल दिमाग से सरगोशी कर रहा था। उसने आहिस्तगी से फ्लैट के दरवाजे का लॉक खोला। पता नहीं क्यों उसे अकेले छोड़कर जाने में दिल बैठ रहा था। 1-2 सेकंड के लिए वहीं खड़े रहने के बाद गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। टीवी स्क्रीन पर मंजर नाच रहा था और सामने काउच पर वो गुमसुम बैठी थी। आज उसे इस फ्लैट में और दुबई में जैगम के साथ पूरा 1 माह बीत चुका था, लेकिन इस 1 माह में बहुत सी तब्दीलियां आ गई थी। वो जैगम के साथ बदतमीजी नहीं करती थी, लेकिन बात भी नहीं करती थी। एक फ्लैट और एक बेड पर 2 लोग अजनबियों की तरह रहने लगे थे। वो जैगम को बुलाती नहीं थी तो वो भी उससे कोई बात नहीं करता था। बहुत गहरी और तवील खामोशी थी। वो अब फ्लैट की एक इजाफी चाबी उसके लिए छोड़ कर जाता था, लेकिन उसका कहीं जाने को दिल नहीं करता था और कुछ दिन से अजीब बोझलपन का एहसास था। कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता था। सुबह का नाश्ता और रात का खाना जैगम की ही जिम्मेदारी थी। वह न सिर्फ खुद नाश्ता करके जाता था बल्कि उसको भी नाश्ता बना जाता था। दोपहर को वह खुद कुछ न कुछ बनाकर खा लेती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ दिन से तबीयत का बोलपन बढ़ने लगा था। कुछ ज्यादा खा लेती तो दिल मतलाने लगता। वो ज्यादा खाना छोड़ चुकी थी। दरवाजे का लॉक खोलने की आवाज पर वो एकदम से चौंकी। ये जैगम के आने का वक्त तो नहीं था। अभी तो दोपहर के 4 बजे थे। तो फिर इस वक्त कौन था? दरवाजा खुला और जैगम परेशान सी सूरत बनाए अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे की जर्द रंगत और पेशानी पर शिकन वह बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। सुनो माहा, पैकिंग कर लो, हमें कुछ देर में पाकिस्तान के लिए निकलना है। वो जो अभी उसके चेहरे के तासुरात में ही उलझी हुई थी, उसकी बात पर और उलझ कर उसकी तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही ऑफिस से कुछ छुट्टियां मिली हैं तो सोचा तुम्हें पाकिस्तान ले जाओ। वो उससे नजरें चुरा कर बात कर रहा था। उससे पहले वो कुछ और कहती, जैगम ने उसकी बात काट दी। तुम जल्दी करो, पैकिंग कर लो, मैं कुछ देर में जरूरी सामान लेकर वापस आ रहा हूँ। जैगम ने बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की और जिस तेजी से फ्लैट में दाखिल हुआ था इसी तरह वापस निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और आंखें मूंद कर दरवाजे से टेक लगाई। वो जब्त से लब नीचे खड़ा था। जब बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हुए, वो ऑफिस में था जब उसे असद की कॉल आई। अचानक रजा मामू की वफात की खबर ने उसे दम बखुद कर दिया। उन्हें दूसरा अटैक आया जिसमें वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। असद ने माहीन को खबर देने की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द कर दी थी, लेकिन वह कैसे माहीन को ये खबर देता? वो तो खुद अभी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुई थी, कमजोर सी दिखने लगी थी। डॉक्टर ने उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस देने से मना किया था। एक दिल दहला देने वाला धमाका था जो पाकिस्तान पहुंचते ही उसका मुंतजिर था। वह किसी मुजस्सम की तरह खड़ी थी। कफन में लिपटा वजूद उसके जान से प्यारे बाबा का था। सबा और जारा उसके गले लगी, बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि वह पथराई आंखों के साथ बेयकीनी से सामने देख रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ रहा था और फिर देखते ही देखते वह धड़म से फर्श पर गिरी थी। माहा, माहा, जैगम देखो माहा को। एकदम से चीख हो पुकार उठी। वो जर्द चेहरा लिए फर्श पर पड़ी थी। जैगम जो कुछ दूर अमर के साथ खड़ा था, बौखला कर भागता हुआ करीब आया। तीर की सी तेजी से उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की तरफ भागा। डॉक्टर! अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकलती डॉक्टर को देखकर जैगम परेशान लहजे में उसे मुखातिब करता हुआ आगे बढ़ा। माहा के साथ उस वक्त वह अकेला अस्पताल में था। आपकी वाइफ हैं? जी सॉरी सर, आपकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ है। शी वाज एक्सपेक्टिंग। बहुत अर्ली प्रेगनेंसी थी। स्ट्रेस और वीकनेस की वजह से सरवाइव नहीं कर पाई। डॉक्टर उसे माहा की हालत और मिसकैरेज के बारे में आगाह कर रही थी और वह था कि यूं खड़ा था जैसे सारे जिस्म का खून खुश्क हो गया हो। जर्द चेहरा और नदामत के बोझ तले ढलकती आंखें लिए
ایک عجیب بوجھ نے دل کو شدت غم سے بھاری کر دیا تھا۔ شاید اللہ پاک نے اسے اس رات غصہ نہ ضبط کرنے کی سزا کے طور پر یہ سب دکھا دیا تھا، جس نے اس وقت اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ انہیں بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، اس لیے ابھی ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ ڈاکٹر، کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں گویا ہوا تو ڈاکٹر رک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی بولی، کیسی مدد؟ زیگم نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور گہری سانس لیتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا۔ ڈاکٹر، آج میری وائف کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ پہلے سے ہی بہت بڑے غم سے دو چار ہے۔ اس پریگنینسی کے بارے اسے کچھ علم نہیں تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے مسکریج کے بارے میں پتہ نہ چلے؟ مطلب اسے یہ نہ بتایا جائے کہ وہ پریگننٹ تھی اور اب نہیں رہی؟ زیگم مضطرب لہجے میں جیسے التجا کر رہا تھا اور ڈاکٹر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر سے ماہا کو اس رات اور اپنی غلطی کی اذیت سے دو چار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ماہ سے اپنے اور اس کے بیچ سے اس رات کی یاد کو مٹانے کی کوششوں میں تھا اور اب مسکریج کی خبر ماہا کے زخم تازہ کر سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہا پھر سے اس سے نفرت کرنے لگے۔ دیکھیں، مجھے اپنی بیوی کی ذہنی حالت کے بارے میں پتہ ہے۔ وہ اپنے فادر سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس حالت میں اگر اسے… میں سمجھ سکتی ہوں سر، ڈونٹ وری، انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے بات کاٹ دی اور مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ تسلی دی۔ زیگم نے لب بھینچ کر تشکر آمیز انداز میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر مسکرائی اور ہسپتال کی راہداری میں قدم آگے بڑھا دیے، جبکہ وہ اب سر جھکائے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک دن مکمل نیند بے ہوشی میں گزارنے کے بعد اسے اگلے دن دوپہر کو ہوش آیا تھا۔ بوجھل آنکھیں کھول کر وہ خالی الذہن چھت کو گھور رہی تھی جب زیگم کچھ دوری پر رکھے صوفے پر سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ بابا! حواس بحال ہوتے ہی پہلا لفظ جو اس کی زبان سے ادا ہوا زیگم کے دل پر ایک ضرب کی مانند تھا۔ وہ اپنے بابا کے آخری وقت میں بھی صرف اس کی وجہ سے ان کے پاس نہیں تھی۔ نہ وہ پریگننٹ ہوتی اور نہ یوں بے ہوش ہوتی۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے ہتھیلیوں کے بل اوپر اٹھی تو زیگم نے سرعت سے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ ماہا، پلیز لیٹی رہو، مت اٹھو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، انہیں روکنا ہے۔ وہ یوں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ کیوں خاموش لیٹے تھے؟ ماہا، ماہا، پلیز ہوش میں آؤ۔ وہ چلے گئے ہیں، بہت دور۔ زیگم نے نادم سی نگاہیں چرائیں تو وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے ساکن ہوئی۔ تم پورے ایک دن سے بے ہوش ہو، ماموں کی تدفین ہو چکی ہے۔ زیگم اپنی بات مکمل کیے اب مجرموں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو کسی لاش کی طرح بیٹھی تھی، پوری کھلی بے رونق آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمی تھی، چہرے کی پر مردگی غم کی تکلیف کی غمازی تھی۔ بے ساختہ زیگم نے اسے خود سے لگایا تو وہ اس کی کمر کے گرد باہوں کا حصار باندھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس کی مانگ پر لب رکھے خود بھی بے آواز رو رہا تھا۔ وہ بھی رضا سے کم محبت نہیں کرتا تھا۔ کچھ دن پہلے ان کی ہوئی نصیحت اس کانوں میں گونج رہی تھی اور ماہا کے گرد اس گرفت اور مضبوط ہو رہی تھی۔ زیگم بیٹا، میری ماہا بہت ناسمجھ ہے، میں جانتا ہوں وہ تمہیں بہت تنگ کرتی ہوگی، لیکن میری بیٹی دل کی بری نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت لاڈ سے پالا ہے اور مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے کہ تم بھی اپنی محبت سے اس کا دل جیت لوگے۔ وہ اس کے گرد باہیں ڈالے، سینے سے نیچے پیٹ کے ساتھ گال چپکائے سسک رہی تھی۔ زیگم اس کے سر پر آہستگی سے ہاتھ پھیر رہا تھا جبکہ آنکھ کے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ چند لمحے یوں ہی گزرنے کے بعد ماہا کا سسکنے کی وجہ سے ہچکولے کھاتا وجود ساکن ہوا۔ وہ شاید اب حواس میں تھی اور اس کیفیت سے باہر آ چکی تھی جس میں بہہ کر اس نے زیگم کے گرد باہیں حائل کر دی تھی۔ عجیب شفقت بھرا احساس تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دشمن تھا جس کی آغوش میں منہ چھپائے وہ رو رہی تھی، غم کے درد سے پناہ لینے کے لیے اس سے لپٹ گئی تھی۔ زیگم کا لمس بار بار اپنے سر پر محسوس ہوتا اسے عجیب طمانت بخش رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تپتے وجود پر کوئی ٹھنڈی فوار برس رہا ہو۔ کیوں دل یہ عجیب سی خواہش کر رہا تھا کہ وہ یوں ہی اسے اپنے ساتھ لگائے رکھے۔ اگر وہ دور ہوا تو غم کی سوئیاں پھر سے اس کے دل میں پیوست ہو جائیں گی۔ دونوں اسی حالت میں مجسم اپنے اپنے خیالوں میں غرق تھے جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ڈاکٹر راؤنڈ پر تھی۔ زیگم آہستگی سے اس سے الگ ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ 2 دن کے بعد وہ ہسپتال سے گھر آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ریلیکس رکھنے کے لیے ایسی میڈیسن دی تھی جس کے زیر اثر وہ زیادہ دیر سوئی رہتی تھی۔ جب بھی جاگتی تو زیادہ وقت رونے میں گزار دیتی تھی۔ سب گھر والے اپنی اپنی جگہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زارا اور احمر کی بیوی نائمہ نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ صبا الگ کمرے میں بند رہتی تھی۔ زیگم جان بوجھ کر ماہا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا تو ایک عجیب خلش اور ندامت اسے پریشان کرنے لگتی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب ماہا کو اپنے ساتھ دبئی نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی اور محبت کرتی تھی، اس لیے وہ اسے مزید تکلیف میں رکھ کر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے چھٹی ختم ہونے پر وہ اکیلے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ روانگی سے کچھ دیر پہلے وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا اور پھر اسے پاکستان چھوڑ کر اکیلا دبئی چلا گیا۔ شام بہت بوجھل تھی۔ رضا کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 2 ہفتے اور زیگم کو دبئی روانہ ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔
वो न तो कमरे से बाहर निकली थी और न ही जैगम की वापसी की खबर हुई थी। उसकी आंख खुली तो दिल आज इतने दिन बाद कमरे से बाहर जाने को चाहा। बहुत देर बिस्तर पर यूं ही बेसबब करवटें बदलते रहने के बाद वो आखिरकार कमरे से बाहर निकल आई। घर की हर जगह, हर कोने से रज़ा की यादें जुड़ी थी। उनकी बाज़गश्त पुकार, कह और डांट जगह जगह से गूंज रही थी। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। वो यूं ही नंगे पांव साकिन खुश्क आंखें लिए सीधी सबा और रज़ा के कमरे में दाखिल हुई। सबा कुछ देर पहले ही नमाज से फारिग हुई थी और अब बेड पर बैठी तस्बीह कर रही थी। उसे देखते ही मुबहम सी मुस्कान सजाए बाहें फैला दी। वो बोझल कदम उठाती बेड तक आई और फिर उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। सबा ने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा लिया और शफकत से बालों में हाथ फेरने लगी। दोनों के दरमियान खामोशी को सबा की आवाज़ ने तोड़ा। माहा, तुम्हें जैगम के साथ चले जाना चाहिए था। माहा ने चौंक कर चेहरा सीधा किया। क्या मतलब मम्मा? जैगम कहाँ है? उसके हैरत से किए गए सवाल पर कुछ लम्हे तो सबा ने भी उसे हैरानगी से देखा। फिर सब समझ आने पर गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। वो परसों दुबई वापस चला गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन सबा के जवाब पर उसके दिल को अजीब उदासी का एहसास हुआ। वह बिल्कुल खामोश हो गई थी। वैसे तो इन 2 हफ्तों में उसने जैगम की एक झलक तक नहीं देखी थी और न ही दिल ने ऐसी ख्वाहिश की थी, लेकिन अब उसके यूं चुपचाप चले जाने की खबर पर एक फांस थी जो दिल में घुटन बढ़ा रही थी। तो उसने हार मान ली और मुझे यहाँ छोड़ गया। जहन दिल की कैफियत को सरजनिश करता हुआ जैसे खुद को तसल्ली दे रहा था, लेकिन उदासी का ये एहसास जो उसे अब घेर रहा था समझ से बाहर था। अमन ने तो उसे बहुत समझाया कि छोड़ दे दुबई की जॉब और यहाँ अब असद और अशर के साथ बिजनेस को संभाले। ज़ारा गहरी सांस लेते हुए उसे अब बाकी तफसीलात से आगाह कर रही थी। लेकिन जैगम बहुत खुददार बच्चा है और कुछ तुम्हारे तानों ने उसे ऐसा कर दिया है कि वह किसी भी सूरत अपने मामू के साथ बिजनेस नहीं संभालना चाहता। माँ, तुम बहुत गलत करती रही हो। सबा के खफगी भरे जुमले पर उसने खफत से उनकी तरफ देखा। वह पेशानी पर बल डाले खफगी से घूर रही थी। मम्मा, मैं चुप रहो। तुम हमेशा से उसे धुतकारी आई हो और वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मुझे पता है। अब भी तुम्हें दुबई सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से नहीं लेकर गया। पता नहीं उसे कितना तंग करती होगी वहाँ। वो अब मुकम्मल खामोश थी। कहने को कुछ था भी नहीं। पहली दफा दिल अपनी गलती मान रहा था। सबा बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसने हमेशा जैगम को तंग किया, बदतमीजी की, हर वो काम किया जिससे उसको तकलीफ हो, उसे अजियत का एहसास हो। सबा के घुटने पर चेहरा रखे वो खुद का ही एहतिसाब कर रही थी। बाबा, बाबा, रुकें, कहाँ जा रहे हैं आप? रज़ा उससे पीठ मोड़े सुनसान सड़क पर चलते जा रहे थे और वो उनके पीछे चीख चीख कर पुकारती हुई तकरीबन भाग रही थी। फूली सांसों के साथ बार बार उनको रुकने का कहती हुई वो बेहाल थी, लेकिन रज़ा उसकी बात अनसुनी करते बस सीधे में पीठ मोड़े सड़क पर चल रहे थे। यूं ही उनके पीछे भागती हुई वो एकाएक ठिठक कर रुकी। रज़ा के सामने सड़क पर जैगम उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो मुस्कुरा रहा था और फिर उसके देखते ही देखते रज़ा ने आगे बढ़कर जैगम को गले लगा लिया। वो कुछ देर यूं ही बेहिस्सो हरकत खड़ी रही, फिर तेजी से आगे बढ़ी और जैगम को खींच कर रज़ा से अलग किया और खुद उनके सीने से लग गई। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? प्लीज़ घर वापस आ जाए, प्लीज़ आ जाए। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। वो रज़ा के गले लगी, मुतवातिर बोल रही थी। जब अचानक उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल खामोश हैं, चौंक कर चेहरा ऊपर उठाया और हैरत से आंखें पूरी खुल गई। वो रज़ा नहीं थे, वह तो जैगम था और वो तब से जैगम के सीने से लगी खड़ी थी। वो एकदम पीछे हुई और तड़प कर इर्द गिर्द देखा। उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। वो पागलों की तरह इर्द गिर्द देख रही थी। जब निगाह सामने रज़ा पर पड़ी वह मुस्कुरा रहे थे और फिर देखते ही देखते कहीं गायब हो गए। एक झटके से उसकी आंख खुली तो उसे पसीना आया हुआ था, गला बुरी तरह खुश्क था। वो घबरा कर उठ बैठी और फिर सारी रात यूं ही आंखों में कट गई। सारी रात और फिर अगला दिन वह यूं ही बौलाई बौलाई फिरती रही। रात का ख्वाब ऐसा जहन से चिपका के उठते बैठते वही मंजर सामने था। वह झंडला कर सबा के कमरे में गई और रात का ख्वाब उनके गोश गुजार कर दिया। सबा कुछ देर तो खामोशी से उसके परेशान हाल चेहरे को देखती रही, फिर नरमी से उसकी ठोड़ी को थाम कर चेहरा ऊपर किया। तुम्हारे बाबा तुम्हें ख्वाब में आकर ये इशारा दे गए हैं कि अब तुम्हें उनके बाद सिर्फ जैगम से मोहब्बत करनी है। वही है जो उनके बाद तुम्हें सच्ची और बेलौस मोहब्बत दे सकता है। वह यकटक सबा के चेहरे की तरफ देख रही थी। हर लड़की अपने होने वाले शौहर में अपने बाप जैसा अक्स तलाशती है। बाप उसकी जिंदगी में आने वाला पहला हीरो होता है और शौहर दूसरा हीरो होकर भी बाप की शफकत की जगह नहीं ले पाता। लेकिन ये सच है कि माँ बाप के बाद जिस रिश्ते में पाकीज़गी और बेलौस मोहब्बत है वो शौहर का रिश्ता है। सबा उसे धीरे धीरे बहुत कुछ समझा रही थी और वह यूं ही गुमसुम बैठी थी। फिर कब वो वहां से उठकर गई उसे खबर नहीं हुई। सबा की बातों से जहां उसे अपने ख्वाब की ताबीर मिली थी वहां उलझन मजीद बढ़ गई थी। जैगम उसके हवासों पर सवार हो गया था। उठते बैठते बस उसी का ख्याल रहता था। वो उलझ कर खुद से ही सवाल करने लगती थी कि क्यों उसके बारे में इतना सोचने लगी है। जहन को बारहा झटकती थी, लेकिन वह तो जैसे जहन से चिपक गया था। हर रोज एक दिन चुपचाप गुजरता जा रहा था। सब लोगों की जिंदगियां अपने मामूल पर आ गई थी, बस एक वह थी जो बेचैन थी। रज़ा को इस दुनिया से गए पूरे 2 माह बीत गए थे।
इन 2 माह में बहुत कुछ बदल गया था। हर वक्त किसी न किसी बात पर जैगम की याद उसके जहन के पर्दों पर उमड़ आती थी, और अगर वो सर को झटकती तो घर का कोई दूसरा फर्द जैगम का जिक्र छेड़कर उससे छेड़खानी करने लगता। वो खुद में होने वाली तब्दीलियों पर हैरत ज़दा तो थी, लेकिन उसे अब जैगम के जिक्र पर पहले की तरह गुस्सा नहीं आता था। अगर कोई उसका जिक्र करता तो वो पहले की तरह वहां से उठकर नहीं जाती थी। कोई उसे उसके नाम से छेड़ता तो वह मुस्कुराने लगती थी। सारा दिन यूं ही गुजार कर रात को घंटों वो अपनी खोई हुई नफरत को खुद में तलाशती रहती थी। वो नफरत जिसको उसने बचपन से अपने दिल में सींचा था। लेकिन अजीब बात थी, वो नफरत अब कहीं बाकी न थी। अलबत्ता जैगम को पहरो सोचना अब अच्छा लगता था। ऐसा महसूस होने लगा था कि वो बरसों से जैगम से नफरत नहीं बल्कि उसकी आड़ में मोहब्बत ही करती रही है। और यह सच ही था। उसने वाकई अपनी सो कॉल्ड नफरत के पीछे उससे इश्क किया था। हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहना, हर लम्हा उसे ज़ेर करने, उसे गिराने के बारे में मंसूबे बनाना, उसकी वजह से अपना हुलिया तक तब्दील करना। दरहकीकत वो ये सब उसकी नज़रों में रहने को करती थी। नफरत तो महज एक नकली स्टिकर था जिसके पीछे मोहब्बत खुदी थी। तो माहिन रजा, तुम आज जैगम हसन के सामने अपना दिल भी हार बैठी। पहले अपनी जिद, फिर गुरूर और अब दिल भी। इश्क ऐसा हो तो तरमीम और इजाफा शुदा कि स्टार्ट तो आखिरकार वो अपने अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियों की वजह जैगम की मोहब्बत को न सिर्फ करार दे चुकी थी बल्कि दिल से तस्लीम भी कर चुकी थी। एक पुरसुकून मुस्कान लबों पर मुज़य्यन किए बेड पर चित लेटी वो छत को घूर रही थी। दुबई में गुजारा वो 1 माह और इस घर में जैगम के साथ गुजारा एक एक पल। इस हर पल में जैगम की बातें, उसका लड़ना, डांटना, ख्याल रखना, हर रोज सुबह उठकर उसे सोते हुए चोरी से देखना, छुपकर उसकी बालों को छूना, और फिर वह रात, उसका गुस्सा, सब कुछ आंखों के आगे एक फिल्म की तरह चल रहा था। आज उसे हर जगह वो खुद ही गलत नजर आ रही थी, बिलावजह की जिदें करती हुई, उसे तंग करती हुई। उसने गहरी सांस लेते हुए फोन उठाया और आंखों के सामने किया। वो बहुत शिद्दत से याद आ रहा था, जब से दिल ने तस्लीम कर लिया था कि वह उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब चुकी है, और उसकी याद रूह तक पंजे गाड़ने लगी है। उसकी याद शिद्दत इख्तियार कर गई थी। वो कॉल लिस्ट को ऊपर नीचे उछाल रही थी। यह क्या, उसके पास तो उसका नंबर तक नहीं था। बेदिली से मोबाइल एक तरफ रुक दिया और पास रखे तकिए पर सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। जैगम उसे अपने साथ लगाए उसके बालों में हाथ फेरा रहा था, और इसी एहसास के जेर असर उसे कब नींद आई पता नहीं चला। टीवी स्क्रीन पर मंजर बे आवाज चल रहा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और जैगम इस छोटे से फ्लैट के लाउंज में नीम तारीकी के टीवी के सामने काउच पर बैठा था। वो काफी घंटों से यूं ही टीवी के सामने बैठा था। अचानक घड़ी पर निगाह पड़ी तो टीवी बंद किया और बेदिली से काउच पर से उठा। आहिस्तगी से पांव घसीटता वो बेजार सा कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वैसे तो पिछले 2 माह में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें माह की याद उसके जहन से मुंदमिल हुई हो, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। इतनी शिद्दत से कि वस्त रात में भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अंधेरे में डूबा कमरा उदासी को और बढ़ाने लगा। यूं ही खामोशी से चलता हुआ बेड पर आया और ढहने के अंदाज में चित लेट गया। वो तो कभी मुझे याद नहीं करती होगी, पुरसुकून होगी, पता नहीं कैसी होगी। क्या अब भी मामू के लिए रोती होगी? तबीयत कैसी होगी? सारा दिन क्या करती होगी? बेसाख्ता अपने ही सवालों में उलझकर पास रखा फोन उठाया, स्क्रीन पर उंगलियां चलाकर उसका नंबर निकाला, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं कर सका। गहरी सांस ली और मोबाइल वापस बेड पर रख दिया। यहाँ तक हिम्मत तो वो हर रोज किया करता था, लेकिन उसके आगे हिम्मत कभी नहीं होती थी। दिल उसकी आवाज़ सुनने को अक्सर बहुत बेताब होता तो ज़ारा के बाद सबा मुमानी को फ़ोन कर लेता कि शायद वो कहीं आसपास होगी और मुमानी को आवाज़ देते हुए उसकी आवाज़ कानों में पड़ जाए। लेकिन उसकी ऐसी किस्मत कहाँ। कान उसकी आवाज़ सुनने को तरस गए थे और आंखें उसकी एक झलक देखने को बेताब रहती थी। उसकी कोई तस्वीर उसके पास नहीं थी, ले देकर बस इस 1 माह की यादें थीं, और वह ये सोचकर भी फ़ोन नहीं कर पाता था कि शायद वो फ़ोन करे तो माह बात ही ना करे। अब तक तो वो उससे इतनी नफरत करने लगी होगी कि उसका फ़ोन काट देगी, और अगर उसने यूं फ़ोन काटा तो उसे ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए वो फ़ोन करने का इरादा तर्क कर देता था। यह कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, एक मैं एक तुम एक दीवार थी। जिंदगी आधी आधी बटी रह गई, रात की भीगी भीगी छतों की तरह मेरी पलकों पे थोड़ी नमी रह गई। रेत पर आंसुओं ने तेरे नाम की जो कहानी लिखी बेपड़ी रह गई। मैंने रोका नहीं, वो चला भी गया। बेबसी दूर तक देखती रह गई। मेरे घर की तरफ धूप की पीठ थी। आते आते इधर चांदनी रह गई। मम्मा छोटी कहाँ है? माँ हाथ में सरसों के तेल की बोतल उठाए कमरे में दाखिल हुई तो सबा ने किताब पर से निताब उठा उसकी तरफ देखा। छोटी उनके घर की मुलाजिमा थी। वैसे तो वह माँ से बड़ी ही थी, लेकिन उसे हमेशा से सब घर वाले छोटी ही कहते थे। वह छत पर लॉन्ड्री में होगी। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? और ये हेयर फैल? सबा अब तक उसके हाथ में मौजूद हेयर फैल को देखकर हैरान थी। वह बालों में कभी तेल नहीं लगाती थी। उसको लगता था कि तेल लगाने से बाल जल्दी बढ़ेंगे और फिर उसे जल्दी काटने पड़ेंगे, इसलिए बचपन से वह तेल लगाने से भागती थी। और आज तेल की बोतल हाथ में थामे खड़ी वो सबा को हैरत में मुब्तला कर रही थी। मम्मा हेयर वेल है, जाहिर सी बात है बालों में लगवाना है। ओके मैं जा रही हूँ ऊपर।
वो तेजी से जवाब देती हुई कमरे से निकल गई, जबकि सबा अब भी उसकी पुश्त को हैरत से घूर रही थी। वो ऊपर आई तो छोटी तवक्को के एन मुताबिक लॉन्ड्री में मसरूफ थी। छोटी, ये सब छोड़ो, जल्दी से इधर आओ और मेरे बालों में फैल लगा दो। आप और फैल। वो अभी सबा की तरह हैरत से मुंह खोले माहा को देख रही थी। माहा ने गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखा और फिर धप धप पाँव मारती हुई आगे बढ़ी। हाँ, क्या मुझे फैल लगाना मना है? नहीं नहीं बीबी जी, लेकिन आपके बाल बाल बढ़ाने हैं मुझे। माहा ने बरजस्ता उसकी बात का जवाब दिया तो उसका मुंह बेसाख्ता खुल गया। हैरान, बाद में हो लेना, पहले ये बालों में लगा दो। माहा ने उसके खुले मुंह को देखते हुए हंसकर जवाब दिया और तेल की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। छोटी ने मुंह बंद किया और सर हिलाते हुए बोतल थाम ली। जैगम भाई ने फरमाइश की होगी। छोटी के मनी खेज जुमले पर वो झेम गई। नहीं जी, उनकी फरमाइश नहीं है, मैं खुद थोड़ी तब्दीली चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अब मेरे बाल बहुत बहुत लंबे हो जाए। वो शर्माते हुए मुस्कुराहट को दबाकर गोया हुई। जहन में जैगम उसके लंबे बालों में उंगलियां फेर रहा था। बीबी जी बाल जल्दी लंबे करना चाहती हैं तो कोकोनट ऑयल लगाए न। छोटी उसकी पुश्त पर खड़ी बालों में तेल लगा रही थी, जबकि वो खुद छत पर रखे तख्त पर टांगे ऊपर किए बैठी थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? पता है बीबी जी, आप आजमा कर देख ले, झटपट लंबे होंगे। बल्कि ऐसा करे, इसमें कैस्टर ऑयल भी मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं कल से ही शुरू करती हूँ। वो अब खुद को जैगम की पसंद में ढालना चाहती थी। जब से दिल उसकी मोहब्बत में धड़कने लगा था, दुनिया की हर चीज हसीन हो गई थी। वो खुश रहने लगी थी। अब पैंट शर्ट पहनना छोड़ चुकी थी। बाल लंबे करने के लिए तेल लगाने लगी थी। क्रिकेट खेलने के बजाय किताबें पढ़ने लगी थी। सबा से खाना पकाना सीखने लगी थी। जैगम के कमरे को साफ करने लगी थी। उसके कमरे में जाती तो उसकी पुरानी डायरीज को खोल कर पढ़ती रहती, जिसमें वो बचपन से लेकर अब तक उसके बारे में बहुत कुछ लिखता रहा था। अपने हर जज्बात जो वो उस पर जाहिर नहीं कर सकता था, उसकी पुरानी तस्वीरों को देखती रहती, उनसे बातें करती रहती। अजीब सा सरूर था जो रगोपे में सरायत करता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि उसे फ़ोन करे, उससे बात करे, उसे बताए कि वो उसे चाहने लगी है। असद से वो उसका फ़ोन नंबर ले चुकी थी, लेकिन बात करने की हिम्मत अभी तक नहीं जता पाई थी। पूरे 7 माह और 10 दिन के बाद घर में फिर से सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी थी। उन मुस्कुराहटों की वजह असद की शादी का तय पाना था। असद यूनिवर्सिटी दौर से ही अपनी हम जमात को पसंद करता था और अब जब वो अहमर के साथ बिजनेस में मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका था तो उसकी शादी तय पा गई थी। वो अपने कमरे से किसी काम के लिए बाहर निकली थी। जब लाउंज से आती अशर की आवाज़ पर ठिठक कर रुकी। वो जैगम से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और उसकी ज़बान से जैगम का नाम सुनकर उसके कदम वहीं जम गए थे। जैगम भाई सब बातें छोड़े, बस ये बताए कि आप कब आ रहे हैं? शादी से काफ़ी दिन पहले आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अशर गोद में लैपटॉप रखे पुरजोश लहजे में बात कर रहा था। वो जैगम को असद की शादी की इत्तला दे रहा था। अशर की बात मुकम्मल होने के बाद उसके कान दिल बनकर धड़कने लगे थे, जो अब जैगम की आवाज़ सुनने को बेताब थे। और फिर उसकी आवाज़ लाउंज में गूंजी। वादा नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश बहुत होगी कि पहले आऊं। वही संजीदा गमगीन लहजा। माहा के दिल की बढ़ती रफ्तार उसकी आवाज़ इतने अरसे बाद सुनने के बायस थी। नहीं नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, अभी 5 माह का वक्त है ना। आप अभी से अपने ऑफिस में बात कर लें और बहुत दिन पहले शराफत से आ जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारी बेताबी की वजह कमीने बस सिर्फ काम के डर से बुलवा रहे हो कि मुझे अकेले काम न करना पड़े। जैगम के जवाब पर अशर कहका लगा रहा था, जबकि वह गुलाल होते चेहरे के साथ मुबहम सा मुस्कुरा दी। इतने महीनों के बाद उसकी आवाज़ सुनकर दिल उसे देखने की ख्वाहिश भी करने लगा था। कैसी बातें कर रहे आप? अरे भाई, हमारा ख्याल नहीं तो कुछ अपनी माँ का ही ख्याल करे। तुम फिक्र न करो, वह नहीं चाहता कि मैं इतने दिन पहले आकर बैठ जाऊँ। मतलब ये कि अगर वह कह दें तो आप आ जाएंगे जल्दी। अशर ने भवें उचकाकर शरारत से सवाल किया। इतना फरमाबरदार शौहर नहीं हूं मैं। जैगम के जवाब पर अशर का फलक शगाफ कहकहा फिर से गूंज रहा था। वह जैगम को देखना चाहती थी, लेकिन वह उसे देखे ये नहीं चाहती थी। फरमाबरदार तो आप बहुत हैं, अब यह झूठ तो मत बोले। अशर ने बात करते हुए अचानक गर्दन घुमाई तो निगाह सामने माहा पर गई। लो जी, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ये खड़ी है, यहीं आपकी ज़ौजा साहिबा, अभी कहलवाता हूँ इनसे, फिर देखिएगा भागे चले आगे आप। अशर के यूं अचानक देख लेने पर वो गड़बड़ा गई। दूसरी तरफ जैगम भी बिल्कुल खामोश हो गया था। माहा, जल्दी से आओ और हुक्म दो इनको कि असद की शादी पर कम अज कम 1 माह पहले आए। अशर उसे लैपटॉप पर आकर बात करने की पेशकश कर रहा था और वह थी कि बेतरतीब धड़कनों को संभालती बेहाल खड़ी थी। कुछ सुझा ही नहीं दिया तो तेजी से अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को कान से लगाया और अशर को यह जाहिर करती हुई वहां से चल दी कि उसके मोबाइल पर किसी की कॉल है। सांस ले ले जैगम भाई, वह चली गई है, उनकी कोई कॉल आ गई है। जैगम का सपाट चेहरा अशर से मख्फी नहीं रहा था। वो वाकई सांस रोके बैठे था, जिस पर अशर ने आंख का कोना दबाते हुए शरीर लहजे में छेड़ा, लेकिन वहां तो जैसे उसके दिल में ठेस उठी और मादूम हो गई। वह जानता था
کہ وہ کبھی اس سے بات نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی ایک موہوم سی امید جاگی کہ شاید وہ اس کی آواز سن سکے گا یا اسے دیکھ سکے گا۔ تماہین رضا، تم ضد کی پوری ہو، تمہاری ضد ہے کہ مجھ سے ہمیشہ نفرت کرو گی، سو تم کر رہی ہو، اور ایک میں ہوں جس نے ضد باندھ لی ہے کہ تم سے یوں ہی زندگی بھر چپ چاپ محبت کرتا رہوں گا، سو کر رہا ہوں۔ آنکھیں بے اختیار جلنے لگی تھیں۔ اشر اب پتہ نہیں اس سے کیا کیا باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ دن تو پر لگا کر گزر رہے تھے اور وہ اپنے اس خواب کی تعبیر بن گئی تھی جس میں رضا نے اسے زیگم سے محبت کی تلقین کی تھی۔ اس وقت بھی وہ رضا کی تصویر کے سامنے بیٹھی زیگم کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ دیکھ لے بابا اپنے زیگم کو، شادی کو بس ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور جناب ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اداس صورت بنائے رضا کی تصویر کے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ کندھوں سے نیچے آتے بال اب کمر کو چھونے لگے تھے۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس، گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ مکمل طور پر خود کو زیگم کی پسند میں ڈھال چکی تھی۔ آپ بہت تعریفیں کرتے ہیں ان کی، دیکھے تو وہ کیسے تڑپا رہے مجھے، میں ایک ایک سیکنڈ گن کر گزار رہی ہوں، اور جناب ہے کہ وہاں سے آنا ہی نہیں چاہتے۔ رضا سے یوں باتیں کرنا اب اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ رضا سے زیگم کی باتیں کرتی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تصویر میں بھی مسکرا رہے ہوں، بہت خوش ہوں۔ سب گھر والے اس کی اس تبدیلی پر یہ جان گئے تھے کہ جو ماہ زیگم سے شدید نفرت کرتی تھی اب پور اس کی محبت میں ڈوب گئی ہے۔ بس کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ اس محبت کو زیگم سے ابھی تک چھپائے ہوئی ہے، اس لیے زیگم کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ جس ماہ کی نفرت سے گھبراتا وہ شادی پر جلدی آنا منسوخ کر چکا ہے۔ وہ ایک ایک پل گن کر گزار رہی ہے۔ سب کی بہت منت سماجت کے باوجود وہ شادی سے ایک ماہ پہلے کیا ایک ہفتہ پہلے بھی نہیں آیا تھا، اور آج مہندی کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ بے دلی سے نائمہ اور صبا کے ساتھ تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھی جب زارا کی آواز پر جیسے اس کی رگ رگ میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اشر، اشر، ارے بھئی اشر کہاں ہے؟ آدھے گھنٹے بعد زیگم کی واپسی ہے، اسے ایئرپورٹ سے لے آئے جا کر، وہ اونچی آواز میں پکارتی اشر کو تلاش کر رہی تھی۔ پھپھو فکر نہ کرے، میری بات ہو گئی ہے، میں لے آؤں گا انہیں۔ اشر جو ان کی آوازیں سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، ہانک لگائی۔ پھولوں کو ٹوکری میں سجاتے اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے تھے۔ اب تو خود کو سجانے کا وقت تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں کسی کے لیے اور دل سے تیار ہو رہی تھی۔ نہا کر تازہ دم ہونے کے بعد بالوں کو بڑے سلیقے سے اسٹریٹ کیا اور کمر پر کھلا چھوڑ دیا۔ گہرے بنارسی سبز رنگ کے جوڑے کو اس نے سادہ قمیص شلوار کی شکل میں سلوایا تھا۔ اس کے ساتھ بھاری بھرکم میرون دوپٹہ زیگم کے کرتے سے ہم رنگ تھا جو اس نے بہت محبت سے زیگم کے لیے سلوایا تھا۔ نفاست سے چہرے پر میک اپ کیا تو اس کی بھولی سی صورت کی دل کشی کو چار چاند لگ گئے۔ گھنی پلکوں پر مسکارا لگایا تو آنکھیں مزید جان لیوا لگنے لگیں۔ گہری میرون لالی سے لبوں کو رنگا تو وہ خود کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ کتنی بے وقوف تھی کہ کبھی اس حلیے میں خود کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ روپ اس پر جچ رہا تھا اور اب یہ بجلیاں زیگم پر گرانی تھی۔ وہ آئینے میں خود کے عکس کو زیگم کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے جم گئی۔ مہندی کی تقریب کا انتظام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ وہ پگلی سب سے پہلے تیار تھی۔ گھر بھر میں شور برپا تھا، سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اشر زیگم کو لینے ایئرپورٹ جا چکا تھا۔ وہ گھڑی کی سوئیوں پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی جب باہر سے اٹھتے شور پر جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ سب لوگ باہر زیگم کو مل رہے تھے۔ صبا، زارا، احمر اور اسد کی آوازیں گونج رہی تھی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی اوٹ سے باہر جھانک رہی تھی۔ سیاہ ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس وہ سب کے ساتھ گلے مل رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اف، آج سے پہلے کبھی آنکھوں نے اس کو اتنی محبت سے نہیں دیکھا تھا۔ ارے ماہا کہاں ہے؟ زارا نے اچانک ہانک لگائی تو اس نے گڑبڑا کر جلدی سے دروازہ بند کیا۔ آپی، وہ تیار ہو رہی ہے، شاید فنکشن شروع ہونے والا ہے نا۔ زیگم بیٹا، تم بھی پہلے تیار ہو جاؤ، صبا نے مسکرا کر جواب دیا۔ زیگم نے سر ہلایا اور قدم اوپر زینے کی طرف بڑھا دیے۔ تو پھر سارے خدشے درست ثابت ہوئے، وہ اپنی نفرت پر قائم ہے اور آج بھی میری شکل دیکھنے کی روادار نہیں۔ ایک پھیکی مسکراہٹ تھی جو اس کے لبوں پر تھی اور وہ بوجھل دل کے ساتھ زینے چل رہا تھا۔ وہ نہانے کے بعد سنگار میز کے سامنے کھڑا بالوں میں ٹاول رگڑ رہا تھا جب عقب سے صبا کی آواز آئی، زیگم بیٹا یہ کرتا ہے تمہارا، ماہا نے بہت شوق سے سلوایا ہے۔ وہ مڑا تو صبا راؤ سلک کا گہرے میرون رنگ کا کرتا تھامے کھڑی تھی۔ کرتے سے زیادہ وہ ان کے جملے پر حیران ہوا تھا۔ ماہا نے سلوایا اور شوق سے، لیکن ذہن میں آنے والے اگلے ہی خیال نے ساری بات سمجھا دی۔ صبا جان بوجھ کر اس کے سامنے ماہا کا نام لے رہی ہوں گی جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہوگی۔ جی میں پہن لیتا ہوں، زبردستی کی مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کرتا تھام لیا۔ زارا اسے بتا چکی تھی کہ اس کی مہندی کا جوڑا ریڈی ہے، لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کہ ماہا کی پسند سے ہے۔ چلو تیار ہو جاؤ اور آ جاؤ جلدی سے، نیچے سب لان میں جمع ہیں۔ جی جی آ رہا ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر جا چکی تھی جبکہ وہ اب کرتے کو اوپر کیے جائزہ لے رہا تھا۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے ٹاول کو ایک طرف پھینکا اور کرتے کو پہن لیا۔ میرون کرتے کے نیچے سفید شلوار زیب تن کے اور سلیقے سے ایک طرفہ مانگ میں بال بنائے وہ لان میں داخل ہوا تو سب کے سب ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
मिलने वाले रिश्तेदारों का उसके गिर्द झुमघटा बन गया। वो सबसे मिलकर निकलता हुआ ज़ारा और सबा के करीब आया, जबकि निगाहें इर्द गिर्द कनखियों से माहा को खोज रही थी। अरे माशा अल्लाह, क्या खूब जचा है ये रंग। उस पर निगाह पड़ते ही सबा निहाल होती हुई आगे बढ़ी। ज़ारा ने भी बलाए लेती नज़रों से उसे देखा और फिर चौंक कर गोया हुई, असल गजब तो मेरी बेटी जा रही है। अरे भैया कहाँ मिल तो ले, जैगम से सुबह से कामों में उलझी है। यहीं तो थी, मैं लेकर आती हूँ आप ही। सबा पटा कर पलटी और इर्द गिर्द माहा की तलाश में निगाहें दौड़ाए। वह तो जानबूझकर स्टेज के एक तरफ पीठ मोड़े खड़ी थी, जहां ज़ारा ने उसे आ लिया। माहा यहाँ क्या कर रही हो? चलो, जैगम आ गया है, नीचे ढूंढ रहा है तुम्हें। वह जो उसे पहले ही लान में दाखिल होता देख चुकी थी और उसकी निगाह पड़ने से पहले ही पलट गई थी, अब सबा के डपटने पर खजल होती पलटी और सबा के साथ कदम जैगम की तरफ बढ़ा दिए, जो कुछ फासले पर अब ज़ारा से महव गुफ्तगू था। मैरून कुर्ता उसकी खूबरू शख्सियत पर जच रहा था, वो उसकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ज़ारा से बात करते हुए अचानक उसकी निगाह उस जानिब उठी जहां माहा सबा के हमरा खरामा खरामा कदम उठाए उसकी तरफ आ रही थी। जैगम की निगाह खुद पर पड़ते ही वह झुककर निगाह झुका चुकी थी, जबकि वो गुंगो कैफियत में न सिर्फ ज़ारा से बात करना भूल गया था बल्कि पलके झपकना भी भूल गया। ज़ारा जो उसकी बात सुन रही थी, उसके यूं साकिन हो जाने पर मुंह पर हाथ रखे मुस्कुरा दी। ये हकीकत थी या फिर ख्वाब? कमीज शलवार में मलबूस, खुले कमर को छूते बाल, कानों में झूलते कुंदन झुमके, वह तो सरापा बदल गई थी। यूं ही चलती वह कब उसके सामने आ खड़ी हुई, उसे खबर न हुई। अस्सलाम अलैकुम। माहा के सलाम पर जैसे वो मुजस्सम से मुहर्रिक हुआ, पलके झपकाए और हैरत पर काबू पाते हुए बमुश्किल उसके सलाम का जवाब दिया। वाह अलैकुम सलाम। जैगम की सांस जैसे अटक गई थी। माहा का यूं घनी पलकें गिराए लजाया अंदाज, उसकी पसंद में ढला सरापा। ओ खुदा, ये सब क्या था? वह हैरत में गर्क खुद से सवाल कर रहा था, जबकि दिल अब भी बेयकीन था। सबा और ज़ारा अब इन दोनों की बलाएं उतार रही थी, इन पर से पैसे वार रही थी। जैगम की हैरत कदा बनी आंखें बार बार माहा के सरापे का तवाफ कर रही थीं और वो निगाहें झुकाए खजल खड़ी थी। वह यूं ही मबहूत खड़ा था जब पीछे से अशर की आवाज़ सुनाई दी। जैगम भाई, अच्छे से दीदार हो गए हैं तो आ जाइए, असद भाई इंतजार कर रहे हैं, इनको स्टेज तक लाना है। अशर की आवाज़ पर वो गड़बड़ा कर सीधा हुआ और फिर अपनी हालत पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा। असद को सुर्ख कामदार दुपट्टे की ओट में स्टेज तक लाना था और जहां दुपट्टे का एक कोना अशर ने थामा, वहां एक जैगम को भी थामना था। तकरीब अपने उरूज पर थी। जगमगाती रात में जहां सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, तालियां और ढोलक पीट रहे थे, वहां बस दो नफ्स थे जो उन सब से बेगाना बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। मेहंदी की सारी तकरीब में आंख मचौली का ये खेल जारी रहा। जैगम देखता तो वह निगाहें झुका देती और फिर जब वो कहीं और मसरूफ होता तो चोर निगाहों से उसे देखने लगती। तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची तो सब घर वालों का हंसी मजाक शुरू हो गया। वो सबके साथ हंसती मुस्कुराती, उसके नाम की छेड़खानी पर शर्माती उसे मजीद हैरत के धचके लगा रही थी। चलो भाई उठो, अब सब, जैगम बहुत थका हुआ है, इसी का ही कुछ ख्याल कर लो, आराम करो। अब सब लोग, सुबह शादी के भी सो काम है। वो सब तो लॉन में खुश गप्पों में ही मसरूफ रहते अगर अहमर आकर सबको न डांटते। उनकी डपट पर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होने लगे। वो जैगम से पहले ही कमरे में मौजूद थी। जैगम की बाहर से आती आवाज़ों पर उसकी हथेली पसीने में भीगने लगी। जिस कमरे में वह कल तक चोरी चोरी आती थी, आज पूरे हक से मौजूद थी। कान झुमकों के वजन से दर्द करने लगे थे। वह सिंगार मेज के सामने खड़ी झुमके उतार रही थी जब जैगम कमरे में दाखिल हुआ और एक पल के लिए सब थम गया। माहा के झुमके उतारते हाथ वहीं थम गए, निगाहें फिर से झुक गई, पलकें लरजने लगी, दिल धड़कने लगा। वो यूं ही सरापा मोहब्बत बनी खड़ी थी जब जैगम बेनियाजी से उसके पास से गुजरता हुआ बाथरूम में चला गया। वह हैरत से झटका खाकर पलटी। क्या उसे मुझसे कुछ नहीं पूछना या कुछ नहीं कहना? जैगम का यूं चुपचाप बाथरूम चले जाना उसे अजीब लगा। वह तो ये समझ रही थी कि जैगम खुशी से उसके पास आएगा और फिर उसके यूं बदल जाने पर अपनी खुशी और हैरत का इजहार करेगा, उससे सवाल करेगा। वह यूं ही हक्का बक्का खड़ी थी जब वह कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आया और संजीदगी से बेड के पास जाकर कंफर्टर दुरुस्त करने लगा। वो कुछ देर यूं ही बेयकीनी से उसकी तरफ देखती खड़ी रही और फिर खुद भी अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गई। उसके जाते ही जैगम मुबहम सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए पलटा। ज़ारा उसे बाहर उसके पूछने पर सब बता चुकी थी कि माह में ये सारी तब्दीली उससे मोहब्बत की वजह से है। वह सब नोट करती रही थी कि वो कैसे उसके कमरे में आती थी, उसके कमरे की सफाई करना, उसकी डायरीज पढ़ना, तस्वीरों से बातें करना, बाल लंबे करने के लिए जतन करना। ज़ारा उसे यह सब बता रही थी जबकि वह खुशी से सरशार शरारत से मुस्कुराता रहा। तो माहिन रजा मामू का यकीन सच था कि एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हारा दिल जीत लेगी, फिर चाहे ये मोहब्बत तुम्हें दूरी में ही महसूस हुई। सरप्राइज तुम मुझे देना चाहती थी, वह तो दे दिया, लेकिन थोड़ा तंग करने का हक तो मेरा भी है। बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज़ पर जैगम ने फौरन चेहरे पर संजीदगी तारी की और कंबल दुरुस्त करता हुआ बेड पर लेट गया।
वह यूं ही उलझी और परेशान सूरत लिए बेड के करीब आई और दूसरी तरफ से कंफर्टर को दुरुस्त करने लगी। चेहरा बुझ गया था और निगाहें बार बार चोरी से जैगम की तरफ देख रही थी। अचानक जैगम उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसने टपटा कर निगाहें चुरा ली। मेकअप से धुला चेहरा, कंधों पर बिखरे बाल और सादा कमीज शलवार पहने वह इस सादगी में भी बहुत हुसैन लग रही थी। सुनो, जैगम की पुकार पर उसने चौंक कर निगाह ऊपर उठाई। वो पेशानी पर संजीदगी के शिकन नमूदार की उसकी तरफ देख रहा था। मैं चाहता हूँ अब हमें सब घर वालों से बात करके अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जैगम की बात पर वो हैरत से गुंग हुई। देखो, यह जबरदस्ती का रिश्ता है और तुम मुझसे शदीद नफरत करती हो, तो अब हमें इसको मजीद आगे नहीं लेकर चलना चाहिए। वह गोमगो कैफियत में जैगम की तरफ देख रही थी। कानों पर यकीन नहीं था। क्या उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा? वो इस तरह क्यों बदल गई है? ओह खुदा, कहीं वो जैगम के दिल से उतर तो नहीं गई? उसे कितना तंग किया और इतना अरसा राबता भी तो नहीं किया। उसका दिल बंद होने लगा था। जैगम मुतवातिर बोल रहा था, मैंने कागजात तैयार करवा लिए हैं, बस बड़ों से बात करता हूँ और फिर तुम आज़ाद होगी। हैरत का शदीद झटका उसे झंझोड़ गया। एकदम से आंखें जलने लगीं। इश्क ऐसा हो तो तरमीम और इजाफा शुदा किस तलाश टज महर अली हुमा वका से होनक बनी। वह जैगम के चेहरे की तरफ देख रही थी। वहां संजीदगी और सख्ती के अलावा और कुछ नहीं था। पल भर में ही उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हुई और फिर गाल भिगोने लगी। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? रो मत प्लीज, बस तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। बहुत जल्द ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, परेशान मत हो। माहा का यूं रोना बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। जब्त से काम लेते हुए उसे मजीद तंग किया। क्या जरूरी है रिश्ता खत्म करना? रौंधाई आवाज में पूछती वह। जैगम को दुनिया की सबसे हुसैन मूरत लग रही थी। घनी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। हाँ, जरूरी तो है। जिन रिश्तों में मोहब्बत नहीं होती उनका खत्म हो जाना ही बेहतर है, संजीदगी से जवाब दिया और बगौर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके रोने की रफ्तार मजीद तेज हो गई थी। क्या? उसे मेरा रोना समझ नहीं आ रहा? उसे अब जैगम की बेइत्नाई पर गुस्सा आ रहा था। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। जैगम ने फौरन निगाहें चुराई, मबादा खुद अपने ही दिल के हाथों मजबूर होकर उसे गले लगा ले। वह रुख मोड़े लेटने ही जा रहा था जब फिर पलटा। वो इसी तरह साकिन बैठी थी। ओ हाँ, ये पूछना याद नहीं रहा, यहाँ बेड पर साथ सो जाओगी या फिर मैं सोफे पर चला जाऊं? उसने एक झटके से झुकी निगाहें उठाई। जैगम के सवाल पर दिल किया कुछ उठाकर उसके सर में दे मारे। वो इतना बेहिस कैसे हो सकता है? सो जाओगी? गुस्से से दांत पीसते हुए जवाब दिया तो जैगम ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी और दोस्ताना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सर हिलाया। गुड, तो सो जाओ। बड़े आराम से कहता वो करवट लेकर लेट चुका था, जबकि वह यूं ही बेआवाज आंसू बहाती बैठी थी। जब इतनी मोहब्बत करने लगी वो तो इजहार भी कर दो तो क्या जाता है? जैगम अपनी ही सोच पर मुस्कुरा दिया। माह की आंखों से बहते आंसू उसकी मोहब्बत की सच्चाई का सबूत थे, लेकिन दिल उसके मुंह से इकरार सुनने को मचल रहा था। जैगम उसकी आंखों से उसकी मोहब्बत भी नहीं पढ़ सका। इतना बेहिस, इतना जालिम क्यों हो गया था? वह यूं ही रोते रोते कब आंख लगी खबर न हुई। सुबह जब उसकी आंख खुली 11 बज रहे थे और जैगम कमरे में नहीं था। वह एक झटके से कंफर्टर खुद पर से हटाती उठ बैठी। इतनी देर हो गई, मेहमानों को नाश्ता भी करवाना था और उसे किसी ने उठाया ही नहीं। शायद सबको जैगम का ख्याल था जो उसे कोई उठाने नहीं आया, और वह जनाब रात दिल तोड़ने के बाद अब कमरे से गायब थे। जल्दी जल्दी बालों का जोड़ा बनाती वॉशरूम में घुसी। रात बहुत देर रोने के सबब आंखें सोजिश सदा हो रही थी। जैगम की बातें जहन में फिर से दोहरा कर दिल दुख से भरने लगा। बमुश्किल खुद को संभालती जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाहर निकली। तमाम मेहमान जाग चुके थे और नीचे हॉल में नाश्ता करवाया जा रहा था। कुछ नाश्ता करने के बाद अब चाय पी रहे थे। जैगम अहमर के साथ लाउंज में बैठा पेशानी पर शिकन डाले बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा था। माहा की धड़कन एक लम्हे के लिए थम गई। कहीं वह रिश्ता खत्म करने की बात तो नहीं कर रहा है? माहा उठ गई। बेटा आ जाओ, जल्दी से मेहमानों को नाश्ता सर्व करो। वह यूं ही खोई सी खड़ी थी। जब नाइमा की आवाज आई उसने गड़बड़ा कर घबराहट को छुपाया और नीचे उतरी। किचन में आई तो ज़ारा सबा दोनों छोटी के साथ मिलकर नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। माहा बेटा, पहले अपना और जैगम का नाश्ता ले जाओ। सबा की आवाज पर वह चौंक कर गोया हुई। मम्मा, मुझे अभी भूख नहीं है, उनको देती हूँ। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? उसकी जुकाम ज़दा आवाज पर ज़रा तशवीश जाहिर करती हुई उसके करीब हुई। जी फुफ्फो, ठीक हूँ, बस सर दर्द है कुछ। निगाहें चुराते हुए झूठ बोला। वह जेर लब मुस्कुरा दी। चलो बैठो, जाकर जैगम के साथ मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। दोनों का। नहीं, आप क्यों? मैं ले जा रही हूँ उनका नाश्ता। प्यार से उनको मना करती आगे बढ़ी और सबा के हाथ से नाश्ते के लवाजमात से सजी ट्राली थाम कर बाहर निकल गई। वो अभी भी अहमर के साथ महव गुफ्तगू था। उसे सामने आता देखकर खामोश हुआ, जबकि अहमर उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठे। चलो तुम दोनों नाश्ता करो, फिर बात होती है। अरे मामू, आप भी करे साथ। जैगम ने फौरन उनकी तरफ देखते हुए कहा। अरे मैं तो कर चुका हूँ बेटा, करो तुम दोनों। अहमर माहा के सर पर प्यारे देते हुए आगे बढ़े, जबकि वो अब संजीदा चेहरे के साथ ट्रे पर से नाश्ता उठाकर मेज पर चेहरी थी। जैगम ने जेर लब मुस्कुराहट छुपाए उसका जायजा लिया। उदास और परेशान चेहरा था।
तुम कहाँ जा रही हो? नाश्ता कर लो। नाश्ता रखने के बाद माहा को वापस पलटते देखा तो जैगम ने हैरत से सवाल किया, कुछ देर पहले ज़ारा ने उसे यही कहा था कि तुम माहा के उठने का इंतजार कर लो, साथ नाश्ता करना, मुझे भूख नहीं है। अफसुर्दगी से जवाब देकर वो तेजी से आगे बढ़ी। जैगम ने गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठा। माहा रुको। वो अभी चंद कदम ही आगे बढ़ी थी जब अकब से जैगम की आवाज़ सुनाई दी, भूख नहीं है या मेरे साथ बैठकर खाना नहीं चाहती? जैगम के सवाल पर उसके चेहरे पर खफगी के असरात साफ वाज़ेह थे। कैसे समझाओ उसको? क्या उसे मेरा बदला रवैया सब समझा नहीं रहा? खुद पर गुस्सा आने लगा था। जब उससे मोहब्बत नहीं थी तो उसके सामने कैंची की तरह जबान चलती थी और अब अल्फाज हलक में आकर ही दम तोड़ देते थे। आप अहमद चाचू से क्या बात कर रहे थे? सवाल पर माहा ने सवाल किया तो वह एक सेकंड के लिए तो चुप हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे सब समझकर जल्दी से चेहरे पर संजीदगी तारी की। उसकी जबान से आप सुनना एक सुरूर बख्श रहा था। हाँ, वही बात जो रात तुम्हें कहा था। क्या कहा चाचू ने? सांस कहीं अटकता हुआ महसूस हो रहा था। न चाहते भी आवाज कांप गई। वो तुम्हारी खुशी में खुश हैं। जैगम ने लब भींचे कहा तो उसके चेहरे की बदलती रंगत से साफ जाहिर था कि वह कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही और वो वही सुनना चाहता था जो वह नहीं कह पा रही थी। जैगम को खफगी और गुस्से के मिले जुले तासुर से घूरती हुई वह एक झटके से मुड़ी और तेज तेज कदम उठाती वहां से चली गई। हॉल में शादी की तकरीब उरूज पर थी। असद और नाइला स्टेज पर बैठे थे। उनके गिर्द कहकहों के जलतरंग थे। कैमरा मैन मुख्तलिफ जावियों से सबको कैमरों में कैद कर रहे थे। वह आज सुर्ख फ्रॉक में दिलकशी की हदों को तो छू रही थी, लेकिन चेहरे पर छाई अफसुर्दगी उसके अंदर की उदासी की गम्मास थी। जो चमक कल चेहरे पर थी आज नहीं थी। जो भी उदासी का सबब पूछता तबीयत का बहाना कर देती। अब किसी को क्या बताती कि अपने ही गुनाहों का खमियाजा भुगत रही है। क्या करूं? जैगम को कैसे बताऊं कि मैं अब वह माहा नहीं हूं जो उनसे नफरत करती थी। मैं अब आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और अब इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती। वो इन्हें सोचों में गुम स्टेज से नीचे उतर रही थी जब दाएं जानिब निगाह जैगम पर पड़ी। वह जायशा के साथ मुस्कुरा कर बातें करने में मसरूफ था। सियाह कोट पैंट में मलबूस सहरंगेज शख्सियत लिए वह जायशा के साथ महज गुफ्तगू उसके तन बदन में आग लगा गया। जायशा माहा की खालाजाद थी। जैगम की शख्सियत से तो बचपन से मुतासिर थी और पहले भी जैगम को मुतासिर करने और बात करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। वो थी भी बिल्कुल जैगम की पसंद के सांचे में ढीली हुई लड़की। कमर से नीचे जाते लंबे घने बाल, लंबा दुपट्टा हमेशा उसके गले में झूलता रहता था। वो अक्सर उसके सामने जैगम के लिए आहें भर चुकी थी। पहले तो कभी जैगम अगर उससे बात करता भी था तो उसे परवाह नहीं होती थी, लेकिन आज तो बर्दाश्त से बाहर था। आज जैगम को अकेला देखकर वो दुबई की मालूमात लेने के बहाने बातें कर रही थी। उसने दुबई में किसी मुलाजमत के लिए अप्लाई किया था। बस इसी सिलसिले में दोनों की बातचीत तवील हो गई थी। जॉब तो अच्छी है वहाँ आपकी, फिर पाकिस्तान क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? जायशा ने चेहरे पर आते बालों को एक अदा से पीछे करते हुए पूछा। जैगम ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। जी अच्छी तो है, लेकिन अहमद मामू और असद की बहुत ख्वाहिश है कि मैं बिजनेस में उनके साथ ही काम करूं, तो इस दफ़ा रिज़ाइन देकर आया हूं। जैगम ने जवाब देते हुए मुस्कुराकर निगाह घुमाई तो कुछ फासले पर सुर्ख चेहरा लिए खड़ी माहा पर पड़ी। मोहतरमा उन दोनों को ही गुस्से से घूर रही थी। जैगम ने सूरत से निगाहें फिर से जायशा की तरफ इस तरह मरकूज की जैसे माहा को देखा ही ना हो। आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है वहाँ? जैगम ने मुस्कुराहट को कर मजीद गहरा करते हुए जानबूझकर उससे सवाल किया और चोर निगाहों से फिर से माहा की तरफ देखा। वो धुआं धुआं चेहरा लिए उन्हीं की तरफ देख रही थी। जैगम कितना बदल गया था। वो कैसे जायशा के साथ इस तरह मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर सकता है? जब्त से चेहरा सुर्ख हो रहा था। बस अब और नहीं। वह तेज तेज कदम उठाती उनकी तरफ जा रही थी। जैगम अब जायशा की किसी बात पर बाकायदा हंस रहा था और वह भी भरपूर अदाएं दिखाती हुई हाथ को मुंह पर रखे हंस रही थी। माहा ने पास जाकर बड़े अंदाज से जैगम के बाजू के गिर्द अपने हाथ को लपेटा और दिलकश मुस्कुराहट जबरदस्ती लबों पर सजाई। क्या बातें हो रही हैं भाई? बड़ा ही हक जताने वाला अंदाज था। जैगम ने बमुश्किल मुस्कुराहट को लबों में दबाया। कुछ नहीं, जैगम से दुबई के बारे में पूछ रही थी। तुम्हें बताया तो था, अप्लाई किया है मैंने वहाँ। जायशा के जवाब पर तो जैसे उसकी रंगत जर्द पड़ गई। जैगम के बाजू पर गिरफ्त ढीली हुई। अच्छा अच्छा, चले फिर आप दोनों बातें करें, मैं जरा बाकी मेहमानों को पूछ लूँ। जैगम ने आहिस्तगी से माहा के हाथ से अपना बाजू छुड़वाया और वहां से निकल गया और वह यूं खड़ी थी जैसे कोई मुजस्मा हो। क्या जैगम को अब उससे प्यार नहीं रहा? क्या फायदा हुआ उसकी पसंद में बदलकर? वह तो देखता तक नहीं। आंखों में आंसुओं की दबीज तह जमने लगी। कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे। हम इस निगाह आशना को क्या समझ बैठे थे? हम रफ्ता रफ्ता गैर अपनी ही नज़र में हो गए। वाहरी गफलत तुझे अपना समझ बैठे थे। हम होश की तौफीक भी कब अहले दिल को हो सकी इश्क में अपने को दीवाना समझ बैठे थे। हम पर्दा आजुर्दगी में थी वह जान इल्तिफात जिस अदा को रंजिश बेजा समझ बैठे थे। हम क्या कहें, उल्फत में राज बेहसी क्यों कर खुला हर नज़र को तेरी दर्द अफसा समझ बैठे थे। हम बेनियाजी को तेरी पाया सरासर सोजो दर्द तुझको एक दुनिया से बेगाना समझ बैठे थे।
हम इंकलाब पे हर गर्दिश और हर दौर में इस ज़मीन व आसमान को क्या समझ बैठे थे। हम भूल बैठी वो निगाहें नाज है दे दोस्ती, इसको भी अपनी तबीयत का समझ बैठे थे। हम साफ अलग, हमको जुनून आशिकी ने कर दिया, खुद को तेरे दर्द का पर्दा समझ बैठे थे। हम कान बजते हैं मोहब्बत के सुकूत ए नाज को दास्तां का ख़त्म हो जाना समझ बैठे थे। हम बातों बातों में पयाम में मर्ग भी आ ही गया, इन निगाहों को हयात अफसा समझ बैठे थे। हम अब नहीं ताब सिपास हुस्न इस दिल को जिसे बेकरार शिकवाए बेजा समझ बैठे थे। हम एक दुनिया दर्द की तस्वीर निकली, इश्क कोहकन और कैस का किस्सा समझ बैठे थे। हम रफ्ता रफ्ता इश्क मानूस है जहाँ होता चला, खुद को तेरे हिज्र में तन्हा समझ बैठे थे। हम हुस्न को एक हुस्न ही समझे नहीं, और फिराक मेहरबा नामेरबा क्या क्या समझ बैठे थे। हम गाड़ी में होलनाक खामोशी छाई थी, जैगम के साथ कार में वो अकेली मौजूद थी। साकी निगाहें सामने जमाए अफसुर्दगी की इंतहा को छूती, आंसुओं को बमुश्किल आंखों के किनारों पर रोके हुए थी। जैगम कन अखियों से बहुत बार उसका जायजा ले चुका था। आज जायशा के सामने जो भी किया वह कुछ ज्यादा हो गया था, लेकिन वो इतना कुछ कर सकती थी तो इजहार क्यों नहीं कर रही थी। ये तुम्हारी खाला की बेटी अच्छा पढ़ गई है, जॉब भी अच्छी है दुबई में। खामोश गाड़ी में जैगम की आवाज़ गूंजी तो जैसे वह चौंक कर ख्यालों से बाहर आई। वह जायशा से बहुत मुतासिर लग रहा था। माहा ने थूक निगला और चेहरा जैगम की तरफ मोड़ा। इतना अच्छा भी नहीं पढ़ी, मास्टर भी किया है, कौन सा तीर मार लिया। माहा के तड़ाक करते जवाब पर जैगम ने अपने कहकहा को बमुश्किल काबू किया। मास्टर्स किया तो कंप्यूटर में है ना, आप मुझसे उसकी बातें क्यों कर रहे हैं। माहा ने झंझलाकर गुस्से से कहा। एक तो वो इतने दुख में थी और ऊपर से जैगम की यूं जायशा के लिए दिलचस्पी जाहिर करना उसका दम घुटने लगा था। हूँ तो चलो फिर अपनी बात कर लेते हैं, कागजात तैयार हैं तो क्या ख्याल है काम खत्म कर न ले। कौन से कागजात। माहा की घबराहट पर महजूज होते हुए उसने आहिस्तगी से गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया। भूल भी गई, बताया तो था कि कौन से कागजात। जैगम ने बाजू आगे किया और डैशबोर्ड के दराज को खोला। माहा का सांस जैसे बंद होने लगा। दिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे कानों में सुनाई दे रही थी। जैगम एक खाकी कागज ले पीछे हुआ, वो हुनक बनी बैठी थी। लो साइन कर दो, जैगम ने कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुझे नहीं करने, बहुत दूर से आती हुई आवाज थी। क्यों। जैगम उसके मुस्तरिब चेहरे और झुकी पलकों की कौंकपाहट से महजूज होता सवाल कर रहा था। मुझे यह रिश्ता नहीं खत्म करना। क्यों नहीं खत्म करना, आपको समझ क्यों नहीं आ रही। वह चीख उठी, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। क्या समझ नहीं आ रही, तुम्हें समझता हूँ तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अलहदा हो जाते हैं। नहीं समझते आप मुझे, बिल्कुल नहीं समझते। समझते तो ऐसा करने के बारे में नहीं सोचते। मतलब ये कि मैं प्यार करती हूँ आपसे। वो फट पड़ी थी जैगम के सामने। फिर तो बहते आंसू थे, उसकी मुतवातिर चलती जबान थी और जैगम की चमकती आंखें थीं। आप जब मुझे छोड़कर दुबई चले गए, पीछे से कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने आपको याद न किया हो और खुद को मलामत न किया हो। जैगम उसके चेहरे को बगौर देख रहा था और वो पलकें गिराए रोते हुए अपनी तमाम बेताबियों से आगाह कर रही थी। इस ख्वाब के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि आप मेरे लिए क्या हैं, और ये मोहब्बत अब से नहीं, पता नहीं कब से मेरे दिल में मुकैद थी। वह मोहब्बत थी। जैगम ने भवें उचकाकर सवाल किया तो उसने चौंक कर निगाह ऊपर उठाई। मैं जानती हूँ मैंने हमेशा आपको अपनी बातों और हरकतों की वजह से तकलीफ दी, लेकिन मैं तब भी हर वक्त आपके बारे में ही सोचती रहती थी, और वो नफरत सिर्फ ज़ाहिरी थी। नदामत भरा लहजा था। माहा, तुम इस ज़ाहिरी नफरत में किसी और से शादी करने जा रही थी। जैगम ने इस्ती हजाया मुस्कुराहट लबों पर मुज़ैन किए कहा, तो जैसे उसके लहजे के दर्द में एक पल के लिए गुमसुम रह गई। वह लम्हा आंखों के सामने से गुजर गया जब जैगम उसे बालकनी से देख रहा था। कुछ सेकंड की तवक्कुफ के बाद उसकी खफीफ सी आवाज़ उभरी, मैं पागल थी। जैगम, नासमत थी, मुझे माफ़ कर दें। बेशक अल्लाह का हर फैसला बेहतरी के लिए होता है। क्या हम माफ़ी का तबादला कर लें। उसके माफ़ी मांगने पर जैगम ने सर झुकाए मनी खेज लहजे में कहा, तो वो नासमझी से भवें इकट्ठी की देखने लगी। माफ़ी का तबादला, मैं समझी नहीं। समझ जाओगी, ये लिफाफा खोलो। जैगम प्लीज़ मुझे खुद से अलग मत करें, मुझे साइन नहीं करने इस पर। यह तलाक के कागजात नहीं है, खोल कर तो देखो। ये वह हकीकत है जो मैंने तुमसे छुपाई, और अब मैं माफ़ी के बदले इस बात की माफ़ी तुमसे चाहता हूँ। जैगम की अजीब सी बात पर उलझकर उसने लिफाफे में हाथ डाला। जैगम किस हकीकत की बात कर रहा था। लिफाफे से बाहर आने वाला कागज एक रिपोर्ट थी, मिस कैरेज रिपोर्ट। रिपोर्ट पर तेजी से निगाहें दौड़ाते हुए उसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आहिस्तगी से गोद में रखा और फिर चंद सेकंड के बाद अपना हाथ जैगम के हाथ पर रख दिया। जैगम, वो गलती जो आपने की थी उसमें भी मेरा ही कसूर था। न मैं इस तरह आपके सब्र को आजमाती और न नौबत इस हद तक पहुंचती। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे खुद पर और अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। मैं बता नहीं सकता उस रात मैं कितना रोया। तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ में से गुजरना पड़ा। जैगम का नदामत भरा लहजा और निगाहें चुराना
वो रोते हुए भी धीरे से मुस्कुरा दी। वो ज़ैगम को यूं उदास और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी। जो भी हुआ था वो किस्मत में लिखा था और अब वो उसे बदल नहीं सकती थी, लेकिन अपनी अगली ज़िंदगी को इस गलती की तलखी में नाखुशगवार नहीं बना सकती थी। सौदा मंजूर है, माफ़ी के बदले माफ़ी। ज़ैगम ने उदास निगाह उसकी तरफ उठाई तो उसके मुस्कुराते चेहरे को देख कर खुद भी मुस्कुरा दिया। तुमसे वादा है कि कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं भी अब कभी तंग नहीं करूंगी। इसकी बात पर ज़ैगम की मुस्कुराहट और गहरी हुई। तुमने जितना तंग किया था इन 2 दिनों में बदला ले लिया मैंने। अब कभी इन आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ज़ैगम ने शरीर लहजे में कहा। तो वो जो मुस्कुरा रही थी, अचानक सब याद आ गया। ज़ैगम ने 2 दिन से उसका सांस खुश्क कर रखा था। बहुत बुरे हैं आप। मैंने आपके लिए इतना कुछ बदला, इतना तैयार हुई, और आपने न सिर्फ दिल तोड़ा बल्कि इतना रुलाया भी। माहा के खफकी भरे लहजे पर वो गहरी आंखों से देखता हुआ मुस्कुरा दिया। तुमसे मोहब्बत तो मुझे इसी लम्हे हो गई थी जब तुम मेरे निकाह में आई थी। अब तुम किसी भी रूप में हो, मुझे मेरी जान से बढ़कर अजीज हो। ज़ैगम ने धीरे से उसके झुकते चेहरे की वजह से आगे आती हुई बालों की लट को पीछे किया। मैंने तुम्हें दुबई में बहुत याद किया, बहुत अजियत में रहा, लेकिन तुम्हारा ये रूप उन सब जख्मों का मरहम बन गया। ज़ैगम की मोहब्बत और गहरी निगाहें वो गुलाल हो रही थी। तुम बहुत प्यारी हो माहा। ज़ैगम ने धीरे से उसकी गाल पर अंगूठा फेरते हुए गंभीर लहजे में तारीफ की तो वह लजाजत से सिमट गई। ज़ैगम खामोश हुआ तो पलकें लड़जाते हुए ऊपर उठाईं। निगाहें ज़ैगम की मोहब्बत का समंदर लुटाती निगाहों से टकराईं तो वह जम गई। एक सरप्राइज मेरी तरफ से भी है। ज़ैगम के जुमले पर चौंक कर उसकी तरफ देखा। अच्छा, क्या सरप्राइज है? मैं अब यहीं रहूंगा, पाकिस्तान रिजाइन दे आया हूँ सच। माहा की चमकती आंखें उसकी अंदरूनी खुशी की अक्कास थी। ज़ैगम ने लब भींचे, मुस्कुराकर सर इस्बात में हिला दिया। चलो अब बाकी बातें घर जाकर करते हैं। तकियों की दीवार गिराकर नफरतों को भूलकर ज़ैगम की बात पर वो खिलखिला दी। ज़ैगम ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो भी सीधी हो बैठी। कुछ देर पहले वाली अफसुर्दगी अब कहीं नहीं थी। वह तमाना से गाड़ी की पुश्त से सर टिकाए बार बार ज़ैगम की तरफ देख रही थी। सुबह की रोशनी बालकनी की तरफ से खुलती खिड़की से छन कर कमरे को रोशन कर रही थी। वह माहा से पहले उठ गया था और हमेशा की तरह उसके चेहरे को सुबह की इस रोशनी में देखना सुरूर बख्श रहा था। नफरतों की आड़ में छिपी मोहब्बतें भी बहुत शदीद होती हैं। उसके कंधे पर सर रखे गहरी नींद में डूबी वो वही माहिन रज़ा थी जो पहले उसके साय से भी नफरत करती थी। सब बहुत खुशगवार हो गया था। सारा और सबा उनको हंसता खेलता देख कर गी उठी थी। ज़ैगम ने अहमर और असद के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। ज़ैगम ने धीरे से उसके बालों में उंगलियां चलाई तो उसने कसलमंदी से आंखें खोल दी और फिर ज़ैगम को यूं देखते हुए मुस्कुरा दी। क्या देख रहे? तुम्हारे बाल आपके लिए बढ़ाए हैं, उसने जता कर कहा। काटती भी मेरे लिए ही थी, ज़ैगम ने शरारत से कहा। तो वह मसनूई खफगी से घूरने लगी। ज़ैगम प्लीज अब पिछली बातें मत दोहराया करे, सिर्फ छेड़ता हूँ तुम्हें। वैसे उस दिन अगर मैं बर्दाश्त न करता तो सच में एक थप्पड़ लगा देता है। किस दिन? माहा ने जहन पर जोर देते हुए भवें इकट्ठी की। जिस दिन मेरे यूं उंगलियां चलाने पर उठकर बाल काटने लगी थी। सॉरी उस दिन के लिए, अब बढ़ा दिए नेहले। माहा ने शरारत से सर ऊपर किया और बालों को ज़ैगम के चेहरे पर बिखरा दिया। दोनों का दिल फरेब कह कहा कमरे की फिजा में गूंज उठा। अस्पताल के बेड पर लेटे उसने धीरे से भारी आंखें खोली तो खुद पर झुका पहला चेहरा ज़ैगम का था। उस पर मोहब्बतें लुटाने वाला शख्स आज इस लम्हे भी अपने बेटे के कॉट की तरफ जाने के बजाय पहले उसके बेड के पास आया था। पूरे 2 साल बाद भी उसकी मोहब्बत में ज़रा भी फर्क नहीं आया था। वो बहुत खुश नसीब थी। ज़ैगम की बेतहाशा मोहब्बत उन सब मोहब्बतों पर भारी थी जिनके बारे में वो बचपन में सोचा करती थी कि वह उन सब को छीन चुका है। ठीक हो ना? ज़ैगम की फिक्रमंदी पर वो मुस्कुरा दी। जी ठीक हूँ, बस आपकी फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र? जी आपकी। वो शरारत से मुस्कुराई। मेरी फिक्र क्यों? पहले सिर्फ मैं तंग करती थी, अब एक और आ गया। माहा की बात पर वो सरशार सा मुस्कुरा दिया। वो उसकी शख्सियत को तकमील तक पहुंचाने वाली उसकी वाहिद मोहब्बत थी। वो अपनी बीवी को इतनी मोहब्बत देता था कि उसकी शख्सियत में मौजूद छिपी उसके बाप की तल्ख यादें मुकम्मल तौर पर धुल गई थी। जिंदगी में अब कहीं नफरतें नहीं थी। द एंड।